गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार और स्वागत है हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस पिछले महीने से हमने कुछ ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया, बेहतरीन किया है। और इस महीने हमने अभी काफी सेशंस देखे हैं। पिछले 6 दिन के अंदर हमने प्रोस्पेक्ट्स के लिए देखे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए देखे, हमने स्किल्स देखे हैं। तो ये मीटिंग्स, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, ये अभी YouTube में लाइव नहीं है, तो जो भी आपका फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको ये लिंक भेजिएगा, अभी तुरंत भेजिएगा, बिकॉज ये लाइव अभी सिर्फ जूम में ही है। तो ऐसा नहीं कि YouTube में नहीं आएगा, YouTube में आएगा, लेकिन समय लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगेगा। तो उसका वेट मत करेगा, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट सेशंस है। ये सब इंपॉर्टेंट सेशंस है जो आप मिस करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आज का सेशन जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये सेशन का एक छोटा सा भाग अर्लियर हमारा एक पार्ट 2 हाउ टू बिकम डीएक्सएन प्रोफेशनल, उसके अंदर हमने कवर किया था। लेकिन ये सेशन एक फुल एक 1 आवर का सेशन की जरूरत था, इसलिए हमने दोबारा लेके आए हैं। तो ये प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ हैं पुणे से हमारा गोल्ड क्राउन डायमंड मिस्टर प्रवीण सालोंके। और जो टॉपिक है, ब्यूटीफुल टॉपिक है, जो वाकई में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरत होता है, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सभी जानते हैं कि जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आते हैं, फिर डीएक्शन के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा आता है। तो हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, ये एक कला है, एक स्किल है। तो वो प्रैक्टिकली आपको सिखाने के लिए या फिर ट्रेन करने के लिए आज हमारे बीच में है मिस्टर प्रवीण सालोंके, गोल्ड क्राउन डायमंड फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। प्रवीण जी, स्वागत है हमारा इस शो के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। पिछले मंथ भी आपने आया था हमारा हाउ टू बिकम डीएक्शन प्रोफेशनल पार्ट 2। आज हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो स्किल्स ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक के साथ आप आ रहे हैं। सो ओवर टू यू प्रवीण जी। मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू। प्लीज अलाउ मी शेयर स्क्रीन। सुबह जरा आइए, आप जरा स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। या हो रहा है। इट्स विजिबल? यस विजिबल प्लीज करिए। फुल स्क्रीन? अभी फुल स्क्रीन नहीं है, इट्स नॉट फुल स्क्रीन। ओके, अभी फुल स्क्रीन है प्लीज। यस, ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी डीएक्सएन एसोसिएट्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सभी डीएक्सएन परिवार फैमिलीज का मैं आज प्रवीण सालोंके इस सेशन के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से, डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट से लेकर आप देख रहे हो कि प्रॉस्पेक्टिंग, पहले तो प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नए लोगों से कैसे बात करें, फिर उनको कैसे इन्वाइट किया जाए। इनवाइट तो किया जाता है, इनवाइट करने के बाद उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ये सारी चीजें, और इसको हम बोलते हैं स्किल। उसके बाद आपको अच्छा कंपनी का प्रोफाइल बताने आना चाहिए, फिर कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, यानी इसको बोलते हैं बेसिक। ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स एक के बाद एक कंपनी ने पिछले महीने से स्टार्ट किए हैं, और इस महीने में बहुत ही काफी तरीके से कंपनी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करी है। तो मैं सबसे पहले मैं डीएक्सएन कंपनी मैनेजमेंट, डीएक्सएन मार्केटिंग इंडिया के सभी मैनेजर्स का और अपने रफीक सर, इन सबका यहाँ पर धन्यवाद और अप्रिशिएट करते हुए, थैंक यू करते हुए आज के इस टॉपिक को मैं शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, आज एक हम स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर जाएंगे दोस्तों, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, मैंने जानबूझकर यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड इस्तेमाल किया है। पहले यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने टॉपिक में देखा था या पॉपअप में देखा था जब आपने फ्लायर्स देखा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस इस्तेमाल क्यों किया है? प्रैक्टिस यानी एक ऐसा कौशल्य, प्रैक्टिस का मतलब है एक ऐसी कला जिसको हमें एक दिन में निपुणता नहीं आती है। इसके अंदर आपको लगातार प्रयास करते रहने से और अच्छा आप बनते जाते हो। इसलिए ये जो स्किल है, इसको बोला जाता है, ये जो कला है, इसको हमें सीखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। ये क्यों जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा देते हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आपने अच्छा इनवाइट भी किया लोगों को, आपको लोगों ने इनवाइट करने के बाद उन लोगों ने आपका प्रेजेंटेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी ना किसी माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन भी सुन लिया, लेकिन उसके बाद जब वो प्रॉस्पेक्ट के कुछ मन में सवाल आ जाते हैं, जब आप एक प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रॉस्पेक्ट आपको कुछ ना कुछ सवाल पूछता है, ये सवाल हो सकते हैं कि
किसी भी रिगार्डिंग हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान या फिर अपॉर्चुनिटी या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या किसी भी माध्यम से वो सवाल पूछते हैं, तो सवाल आना एक नेचुरल बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर हमारा थोड़ा सा कौशल्य की कमी होने के कारण हमारे हाथों से प्रॉस्पेक्ट निकल जाते हैं दोस्तों। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में कि प्रॉस्पेक्ट आपका रियल असेट है। कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, सर मेरे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरे पास कुछ ज्यादा इनकम ही नहीं है, ना ही मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर पा सकता हूं, आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी पे करने के लिए शायद मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं हो सकता है, 3,000 भी नहीं होता है कई लोगों के पास। इतना सब कुछ होने के बाद लोग बोलते हैं मैं कैसे सफल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास वैसे ही पैसा नहीं है। लेकिन मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं सभी लोगों को कि आपका प्रॉस्पेक्ट ही आपका रियल असेट है। एक व्यक्ति का भी जिंदगी बदलने के लिए आपने उसका मन परिवर्तन कर लिया तो आने वाले समय में लाखों की टीम भी बनने की, व्यक्ति का इंसान बदलने के कारण हो सकती है। तो हमारा एक ध्यान होना चाहिए इस कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर कि हम एक ऐसा कला को सीखें, एक ऐसी प्रैक्टिस को सीखें जिसके कारण आपका प्रॉस्पेक्ट आपके हाथ से ना छूटे, आपका प्रॉस्पेक्ट आपके लिए असेट बन जाए। तो आई थिंक आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में रहें। मेरी एक हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैट बॉक्स के अंदर बिल्कुल से पार्टिसिपेशन में एक्टिव रहें, क्योंकि एक वर्चुअल प्रोग्राम यानी वर्चुअल ट्रेनिंग है, तो इसको हम वर्चुअल नहीं सर, इसको हम एक्चुअल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जब हम कुछ सवाल पूछते तो आप उसका आंसर देते तो हमारा एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है। तो मैं जरूर आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा और आप जरूर पार्टिसिपेशन में आपका चैट बॉक्स के अंदर आप एक पार्टिसिपेशन को एक्टिव रखना, यानी आप एक इंटरैक्टिव सेमिनार के अंदर आ रहे हो दोस्तों। तो मैं सभी लोगों का सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोग इस कला को और इस कौशल्य को सीखने के लिए एक्साइटेड है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है सर इस टॉपिक को जानने के लिए। जल्दी जल्दी बताइए, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। सभी लोग लिखना जरूर, एक्साइटमेंट के साथ लिखना, कागज पेन रखना, ताकि होता है क्या हम लिखते नहीं हैं तो ये चला जाता है, उसके बाद आपको फिर याद नहीं आएगा। कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आपको सुनने को मिलती है, वो स्क्रिप्ट को आपको जरूर लिखना चाहिए। मैं उन सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस इंडस्ट्री को चुना है तो इस इंडस्ट्री को चुनने के बाद इसमें सीरियसली सीखना ही अनिवार्य है। सीखने के पश्चात ही आप आगे बढ़ सकते हैं और एक आप अच्छा एक बड़ा संगठन बना सकते हैं। तो जरूर कितने लोग एक्साइटेड है? हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली मैं चैट बॉक्स क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूँ? राहुल सर चैट बॉक्स इज ऑन, चैट बॉक्स इज ऑन। बट मुझे चैट बॉक्स में चार्ट ही 10 ही दिख रहे हैं। आई थिंक इसको एवरीवन नहीं किया है क्या? प्लीज अलाउ द चैट बॉक्स सर प्लीज। सुमेक जरा चैट बॉक्स अलाउ कर दो। It's already allowed, sir. Can you see now? यस इट इज अलाउड सर, दिख रहा है। या पीपल एक्साइटेड है ना? या थैंक यू। यस यस, सभी एक्साइटेड है। यू कैन सी बहुत सारा हैंड रेज किया हुआ है, 27 28। बाकी सब लोग ढूंढ रहे हैं कहां कैसा रेस करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सीखना जरूरी है दोस्तों, आप सीखेंगे तभी जाके आप कल जाके जूम रूम भी अच्छे से एक्टिवेटली आप काम कर पाओगे। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा ये इंडस्ट्री ये कोई साधारण इंडस्ट्री नहीं है, इसको प्लीज कृपया आप हल्के में ना ले। ये इंडस्ट्री आने वाले समय पे आपको करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री है। अगर एक साधारण से साधारण इंसान को करोड़पति बनने का मौका अगर चाहिए तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सबसे बड़ा मौका है, इसको हाथ से ना गवाएं। ऑलरेडी बहुत सारे रुझान हमने बताए हुए हैं, कई ट्रेनिंग्स में हमने ये स्लाइड दिखाई है। जस्ट फास्टली आगे निकल जाऊंगा। 2.5 लाख करोड़ एक एक कंट्री करती है, आज हम 17,000 करोड़ तक इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो मैं तो आने वाले 10 साल के अंदर हमारा भी इंडिया को 2.5 लाख करोड़ का देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया हमारा सबसे बड़ा पावर है, पॉपुलेशन का पावर। इसकी वजह से अगर ये इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से भी आगे चली जाएगी तो आप करोड़पति जरूर बन सकते हैं दोस्तों। ये कोई साधारण या फिर मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पूरा स्टडी सिक्स और कुछ फिगर्स के साथ बता रहा हूँ। करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं। डीएक्सएन परिवार के साथ ऑलरेडी हमारे साथ 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ फैमिली ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन डीएक्सएन ऑल्सो। डीएक्सएन ऑलरेडी 200 कंट्रीज में पहुंच चुका है।
तो हम सभी लोगों को ये इंडस्ट्री के जो भी रुझान है, जो भी इसके स्किल सेट होते हैं, जो भी इसका कौशल्य होता है, इसके बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप एक अच्छे प्रेजेंटेशन में चले जाते हो। प्रेजेंटेशन के बाद फ्रेंड्स आप एक अच्छा ट्रेनिंग सुनते हो, या फिर एक अच्छा मीटिंग या प्रेजेंटेशन आप एक ऑफलाइन सुनते हो या फिर ऑनलाइन जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, या फिर अभी फिजिकल मीटिंग शुरू हो चुका है। अब नया डिस्ट्रीब्यूटर का देखिए कहानी क्या होता है। एक नया प्रॉस्पेक्ट जब अच्छे से प्रेजेंटेशन सुन लेता है और सुनने के पश्चात वो घर चला जाता है, तो घर जाने के बाद वो जितना सुनता है उतना सारी जानकारी वो तुरंत किसी को नहीं बता पाता है, क्योंकि अभी तो नया है, वो नया ही जिसने स्टार्ट किया है। तो यहीं पे गड़बड़ होती है दोस्तों। और शायद होता है कि पहला ऑब्जेक्शन तो घर में ही बैठा हुआ है। ये सर नो, एक अगर हस्बैंड मीटिंग सुनकर आते हैं और मिसेस को जाकर मिलते कि मैं एक अच्छा ट्रेनिंग सुनकर आया और मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, तो वाइफ बोलती इतने साल से तो मैं आपको देख रही हूँ, इतने साल से तो कुछ किया नहीं आपने, 20 साल से, अब ऐसा कुछ आपने ऐसा क्या मैजिक सुनकर आया कि आप बोल रहे हो कि आने वाले 3 साल में लाइफ बदल जाएगा। और फिर बोलती कि ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा, ये बेचने का काम है क्या, यहाँ से ही शुरू होता है। अच्छा ये प्रोडक्ट इतने का है क्या, अच्छा ये महंगा दिख रहा है मुझे। तो कौन रहे सबसे पहला ऑब्जेक्शन, घर से ही शुरू होते हैं। ये सर नो, कुछ लोग अपने सबसे खास नजदीक वाला बहुत प्यारा दोस्त होता है, आपका बचपन का यार होता है, उसको जाकर बोलते कल ही मैं प्रेजेंटेशन सुनकर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट आया, चलो हम इसको शुरू करते हैं। तो वो कुछ सवाल पूछता है, अच्छा ये जोड़ने का बिजनेस तो नहीं है, अरे वो MLM वाला चीज तो नहीं है, चैन मार्केटिंग का जैसा तो कोई चीज नहीं है। तो वहीं पे हम ढेर हो जाते हैं। यस और नो, कितने लोग मानते हैं इस बात को, कितने लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं मार्केट में, नए लोग हैं तो जरूर फेस करते हैं, और हम भी इस चीज को फेस करके आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, कला जो होती है, कौशल्य जो होता है, वो आपको धीरे 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 सीख कर आगे बढ़ना है। यदि आपको लगता है कि अभी तक मैंने कुछ इस चीज के बारे में ज्यादा सीखा नहीं है, या फिर इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कृपया आप उनको आर्गुमेंट भी ना करें, ना ही उनके साथ झगड़ने की कोशिश करें। सीधा उनको बताएं अभी तो मैं नया हूं, अगर आप भी इस प्रेजेंटेशन में आ सकते हो तो जरूर आइए, लेकिन पूरी जानकारी के बाद आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पहले से अभी शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने सीनियर अपलाइन या किसी अपने लीडर का नाम बताकर उनके साथ मुलाकात जरूर करवा लीजिए उनकी। बट उनका जवाब का आंसर तुरंत आप देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल से आपने एक दिन का जन्म हुआ है इस इंडस्ट्री में, या फिर एक दिन का डिएक्शन सुना है और आप जाके किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की कोशिश करते हो, तो शायद हो सकता है कि वो लोग आपसे हाथ से निकल जाए। और ऑब्जेक्शन का मतलब ही होता है आर्गुमेंट्स। हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी किसी को भी ऑब्जेक्शन अच्छा नहीं लगता है। यस और नो, किसी को भी ऑब्जेक्शन अच्छा नहीं लगता है। आप किसी भी एक अच्छे कन्वर्सेशन में जाकर बैठिए और आपको कोई ऑब्जेक्ट करने वाला पर्सन मिल जाए, तो वो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? क्या मेरी बात से आप सच्चाई जानते हैं इस चीज को? ऑब्जेक्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप कोई बात रख रहे हो किसी समूह के सामने और आपको कोई ऑब्जेक्ट करता है, तो मन को आप आहत पहुंच जाती है। यस और नो? तो ये आप सभी लोगों को ये बिल्कुल पता है कि ऑब्जेक्शन हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कर कर ही हम एक प्रोफेशनल बन सकते हैं और इस इंडस्ट्री में सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे टेम्पलेट के साथ हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स के माध्यम से। कुछ टेम्पलेट्स है आपके स्क्रीन के ऊपर, उस टेम्पलेट्स का आप जरूर और जरूर इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास डायरी पेन है तो उसको लिखिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको वो 3C थेरीज के बारे में जानकारी, मतलब क्या है, कभी भी कहीं पे भी जाओ तो आपको ये पहला 3C थेरी, इसको 3C थेरी बोल सकते हैं आप, ये टेम्पलेट है, इसका जरूर इस्तेमाल करना फ्रेंड्स। ये क्या है 3C थेरीज? हम सभी को लगता है फ्रेंड्स कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो हमसे कन्विंस हो जाए, मैं जो भी बात करूं वो तुरंत जुड़ जाए, मैं जो भी कहूं वो प्रोडक्ट तुरंत परचेस कर ले। और हम क्या करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब कन्विंस करने का तरीका कैसे होता है? कन्विंस करने का तरीका होता है दोस्तों, उनको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है। तो पता है ऐसा प्रोडक्ट तो किसी के भी पास नहीं, सिर्फ DXN के पास है। और इतना पावरफुल हमारा कंपनी की 200 से ज्यादा कंट्रीज में, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इतना पावर कंपनी है, इतना पावर प्रोडक्ट है। अरे प्लान की तो क्या बात करो, प्लान के बारे में भी बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कन्विंस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बातों पे दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि 17 साल का एक्सपीरियंस लोगों को जो हम कस्टमर हैंडलिंग का करते हैं, तो वहां पर हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है, ट्रेनिंग के माध्यम से भी सीखा हुआ है। तो जब आप कन्विंस करते हैं तो सामने वाला अपने आप है ना सर, आपसे अनकंफर्टेबल फील करता है। उसको लगता है अच्छा ये मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये मुझे किसी बिजनेस में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। यस और नो?
कितने मानते हैं इस बात को कि सर ये जो मुझे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपने ये महसूस भी किया होगा इस बात को कि अच्छा ये बोलता है मतलब ये मुझे कहीं पे जाके जोड़ने की, कुछ लोग तो मन में ये बोलते हैं मुझे शायद फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप किसी कंपनी के बारे में बोल रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, आप किसी मार्केटिंग प्लान इनकम के बारे में बोल रहे हो, तो हमें कैसे करना है, कैसे करेंगे फिर? ऐसा ही होता है कई लोगों के जीवन में, क्योंकि जो सुना ना वही बोलने की आदत बन जाती है। अब आपने सुना कंपनी के बारे में, आपने सुना एक अच्छा प्रेजेंट में प्रोडक्ट के बारे में, वही बात हम जाके सिमदा प्रॉस्पेक्ट के सामने बोलते हैं। मैं तो जरूर कहता हूं, आप चाहे प्रोडक्ट प्रमोट करो, आप चाहे प्रॉस्पेक्ट को कंपनी के बारे में प्रमोट करो, चाहे आप एक प्लान के या इनकम के बारे में प्रमोट करो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। इसका भी एक तरीका है, उसको सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट का मतलब क्या है? कुछ ऐसे सवाल उनको पूछना जरूरी है कि उनको भी लगे कि यार ये मेरी मदद कर रहा है। यस और नो? अब मुझे एक सवाल आपको पूछना है कि क्या लोगों के जीवन में समस्याओं का ढेर है या नहीं है? यस और नो? मुझे बताइए, मार्केट में जो लोगों से आप मिलते हैं उनके जीवन से जुड़ी समस्या है या नहीं है? बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या है। तो हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट के अंदर अगर आप एक अच्छा कस्टमर हैंडलिंग सीखना चाहते हो, तो आपको कस्टमर हैंडलिंग के अंदर सबसे बड़ी बात आती है, आपको उन लोगों को जानना होगा और उनसे कनेक्ट होना है। उनसे क्या होना है? सबसे पहले एक अच्छा कनेक्शन बैठना चाहिए। आपकी बात करते वक्त उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेचने की कोशिश करो या फिर उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उसको यह जरूर महसूस होना चाहिए कि यार ये मेरी मदद कर रहा है, मेरी जिंदगी बदलने के बारे में ये बात कर रहे हैं, या फिर मेरे जीवन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी आ जाए ना, उसका सोल्यूशन शायद यहाँ मिल सकता है। तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी से भी कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए आप एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो आज एक स्टूडेंट के सामने बैठेंगे तो कनेक्शन डालनी है कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन अच्छा पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। एक हाउसवाइफ के सामने बैठे हैं तो एक अच्छा कनेक्शन बिठाई। पहले बहुत सारी हाउसवाइफ है, एक अपना घर के अंदर अस्तित्व बनाना चाहती है, लेकिन वो अपनी दहलीज को पार नहीं कर पाती है, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है, या फिर अपना पारिवारिक जिम्मेदारी और अपने फैमिली का, परिवार का जिम्मेदारी, और हो सकता है अपने बच्चों की देखभाल, घर का संभालना, ये सब कुछ करते वक्त वो शायद उस अपने अस्तित्व को नहीं बना पाती है। तो आप बोलना ये बात मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैडम? तो वो तुरंत बोलेगी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसीलिए अब आ गए आप, इसीलिए अब हो गया आप कन्वे। तो क्या हो गया? अभी कनेक्ट, उसके बाद आ गया कन्वे, और फिर अपने आप कन्विंस हो जाएगा। सभी जगहों पे ये असर लागू होता है। मैं तो बोलता हूँ प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने को जाओ ना, तो स्पिरुलिना डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट हाथ में लेते हैं, ये स्पिरुलिना बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे अच्छा पोषण इसके अंदर है। क्यों भाई डायरेक्ट स्पिरुलिना क्यों बता रहे हो? इससे अच्छा है कि पहले किसी समस्या के बारे में बात करो, सीधा बोलो ना। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो ठीक से खाना ही नहीं खाते हैं। अगर वो मम्मा है, उसकी मम्मा है और मम्मा को अपने छोटे बच्चे का ख्याल है, आपने एक समस्या के बारे में बात किया, तो माता तुरंत आपको बोलेगी, अरे सर आपने बिल्कुल सही किया, मेरा बेटा भी ये सब्जी नहीं खाता, वो सब्जी नहीं खाता, दूध तो बिल्कुल नहीं पीता। ये सर नो, अरे वो तो बहुत चॉइसी है, उसको तो बिल्कुल से ये पसंद ही नहीं है। तो तुरंत आपको मिलता है एक कनेक्शन, इसको बोलते हैं एक अच्छा कनेक्शन लेकर आना। अब करना कन्वे, इसीलिए मतलब कन्वे, और फिर अपने आप को कन्विंस हो जाएगा। फिर अपना पोजीशन रखिए। कितने लोगों को ये पता चला है, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, ये सर नो। किसी भी जगह पे दोस्तों ये इस टेक्निक का इस्तेमाल करो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। कस्टमर को हैंडल करने का एक टेम्पलेट होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएट 3 पॉइंट्स इन डायरेक्ट सेलिंग। आपको लोगों को समझना है, मतलब लोगों की समस्याओं को, लोगों की जरूरतों को, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आपको समझना है। और आपको ये बात हमेशा के लिए बाद में याद रखना है कि आप कोई प्रोडक्ट बेचने वाले पर्सन नहीं है, ना ही आप कोई प्लान या इनकम को दिखाने वाले पर्सन बन जाओ। आप है ना लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने वाला एक अच्छा एक सॉल्यूशन वाला पर्सन बन जाना। इसको मैं कहता हूं, जब लोगों की समस्याओं को समझेंगे ना, तभी जाके हम उनकी मदद कर पाएंगे। इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है पीपल, पहला पी यानी पीपल, उसका बाद प्रोडक्ट, उसके बाद प्लान। तो सब कुछ सही होना दोस्तों, इसका सीक्वेंस कभी मत छोड़ना। ये पीपल को समझना जरूरी है, इनकी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। अब आपको पता चलेगी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पिच करना है कि प्लान पिच करना है। बातें करिए, तो सामने वाले से बातें करते करते ही आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे दूसरा पी यानी प्रोडक्ट को यहाँ रखना चाहिए, या फिर तीसरा पी यानी मुझे अपॉर्चुनिटी को या प्लान को रखना चाहिए। इसीलिए आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है PSP स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसको आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन,
या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान। ये सारी बातें दोस्तों, प्लान भी बताना हो ना तो पहले प्रॉब्लम के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में बात करो। अच्छा लगता है उनको कि यार कोई ना कोई तो पूछ रहा है कि आपका जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। इस तरीके की बातें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो यू हैव टू बी अ गुड कंसल्टेंट। एक अच्छा कंसल्टेंट बनिए दोस्तों, डोंट बी अ गुड सेल्समैन। एक अच्छा सेल्समैन और एक अच्छा कंसल्टेंट में बहुत बड़ा अंतर है। सेल्समैन टपर 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 बातें करते रहता है, ज्ञानोडर्मा बोलेगा, 36,000 38,000 वायरटी बोलेगा और उसका पॉज ही नहीं आता, और सामने वाला सोचता है कि भैया ये कब रुकेगा अभी। और एक्चुअली ये गलतियां होती है जब हम नए नए एक्साइटमेंट के साथ इंडस्ट्री में कदम रखते हैं ना। एक अच्छा नॉलेज जब आपके पास आ जाता है तो कितना मैं दूं ऐसा लगता है हमें। हम इतना इतना एक्साइटमेंट के साथ प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठते हैं और फिर सोचते हैं अरे यार मैंने 1.5 घंटा उसको समझाया, मैंने तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी जानकारी उसको अच्छे से बताई, मैंने इतना बढ़िया तरीके से प्लान बताया, फिर भी वो इंसान क्यों नहीं जुड़ा। आपने एक अच्छा सेल्समैन जैसा काम किया, आपने उसको कंसल्ट नहीं किया, आपने उसका कंसल्टेशन यानी सलाहकार नहीं बने। अब एक अच्छा जिम्मेदारी के साथ समझ लिया, आज अगर आप ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से समझ रहे हो तो आज से एक अच्छा सलाहकार बनकर जाइए मार्केट में। लोगों के पास बाजार में इतने सारी प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ एक अच्छा सलाहकार बनकर ही बैठिए। सो हमेशा ध्यान में रखिए, जब सलाह देने बैठते हो या फिर एक अच्छी जानकारी देने बैठते हो तो सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्शंस जरूर पूछेगा, वो आर्गुमेंट भी करेगा, वो जरूर बोलेगा कि ये कुछ मुझे अलग लग रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा हो सकता है। कुछ ऑब्जेक्शन पॉजिटिव तरीके के होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन पूरी तरीके से नेगेटिव तरीके के होते हैं। यानी क्या है, कुछ ऑब्जेक्शन सुनकर आपके मन को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन सुनकर आपके मन को एक ठेस लगती है। यस और नो, कितने लोग मानते हैं 2 तरह का ऑब्जेक्शन होता है। कुछ ऑब्जेक्शन सुनकर अच्छा लगता है, मतलब आपको लगता है कि अच्छा मुझे इसके बारे में पता है, मैं इसको अच्छे से और बता सकता हूं, और वो सुनने के बाद और एक्साइटमेंट होते आप। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे भी होते हैं कि इससे आपको अच्छा नहीं लगता। चाहे जो भी हो, आपको अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ऑब्जेक्शन इज नेचुरल। ऑब्जेक्शन इज नेचुरल। नेचुरल वर्ड लिखिए, ये नैसर्गिक है दोस्तों, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, पूरी तरीके से नेचुरल है। अरे साहब, आप ना किसी दुकान में जाओ, किसी भी शॉप में जाओ, आज तक आपने कितनी बार शॉपिंग की होगी ना, दुकान में गए होंगे, मॉल्स में गए होंगे, किसी ना किसी दुकान में, भाजी मंडी में भी हम चलते हैं, सब्जी मंडी में, जहां पे भी हम पहुंच जाते हैं। बताइए मुझे, आप कोई भी चीज परचेस करते हो, बिना ताने मारे या बिना बार्गेनिंग किए या बिना प्राइस के बारे में उनसे बात किए आप वो प्रोडक्ट घर पे लेकर आते हैं क्या? अगर यस कर लेकर आते तो मुझे यस लिखिए, नहीं लेकर आते तो नो लिखिए। कोई भी उत्पाद हो, एक मोबाइल शॉप में जाओ, एक शर्ट की शॉप में जाओ, एक साड़ी की शॉप में जाओ, एक मॉल के अंदर जाओ, एक दुकान के अंदर जाओ, एक सेल्स का बहुत बड़ा सेक्ट लगा हुआ है वहां पर जाओ, आप बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप निगोशिएशन करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे बताओ, निगोशिएशन करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरी आवाज सभी तक आ रही है? क्या अकेला तो नहीं बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल से मेरे साथ चैट बॉक्स में सर बनी रही है फ्रेंड्स। मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, आप पार्टिसिपेशन एक्टिव रहना, इंटरएक्टिव होना। यस और नो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। चैट डिसेबल किया है शायद। सुबह जरा चैट बॉक्स ऑन कर दो। ऑन ही चैट है, बॉक्स ऑन करिए, क्योंकि लोगों के भी सवाल ऑन ही आएंगे तो वो भी मैं सवाल ले पाऊंगा सर ऑब्जेक्शंस के। नहीं, ऑन ही है, ऑन ही, चैट बॉक्स बंद नहीं है, ऑन ही है। मेरे पास तो डिसेबल आया सर। अच्छा, सुवेक जी, सुवेक जरा देख लो, चैट इज डिसेबल्ड। Yes, sir. चैट बॉक्स जरा एनेबल कर दो, डिसेबल मत करो। Chat box. कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। या थैंक यू। तो ये देखिए दोस्तों, ये नेचुरल इसलिए होते हैं क्योंकि ये आदत होती है, इसको बोलते हैं हैबिट होती है लोगों की, ये एक मानसिकता होती है लोगों की। किसी भी चीज को, छोटी चीज भी लेनी है ना तो भी हम निगोशिएशन करते हैं और तुरंत बोलते हैं अच्छा ये बनाना इतना रुपीज कैसे डजन हो गया, अरे उधर तो इतने में मिलता है, तुम्हारे पास थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। तो ये क्या है, ये लोगों की आदत है। तो हमें एक अच्छा प्रोफेशनल सेल्स के अंदर हम है तो हमें इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए कि सामने वाला कुछ ना कुछ हमें ऑब्जेक्शंस, निगोशिएशन या फिर कुछ ना कुछ ताने भी मारेगा। कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। हमें प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस राइट, प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस दोस्तों, तो इसीलिए कि मैं बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसे भी ऑब्जेक्शंस होंगे कि जिसको आपको लगता है कि ये शायद जुड़ेगा ही नहीं। यस और नो?
तो आपको ये कला के अंदर ऐसे निपुणता लानी है, एक ऐसा स्किल को सीखना जरूरी है कि नकारात्मक जैसे लोगों को भी आपको हाँ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट की ना को हाँ में बदलने की तकनीक को सीखना चाहिए, कि वो ऑब्जेक्शन जो भी पूछे आप उतना अच्छा तरीके से जवाब दीजिए कि शायद हो सकता है कि उसको नहीं लेने की इच्छा थी, लेकिन आपकी बात करने के बाद उसको लगना चाहिए कि मुझे जरूर लेना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आपका बॉडी स्ट्रक्चर, सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर। जब भी कोई ऑब्जेक्शन पूछता है ना, हम पहले ही ना में हम गर्दन को हिलाते हैं। हमारी जो बॉडी का टेक्सचर या फिर हमारा जो पूरा एक्साइटमेंट होता है वो चला दिखता है। आपका चेहरे पर भी एक मायूसी आ जाती है, चेहरे पर की स्माइल यानी खुशी निकल जाती है, और आपका पूरा बॉडी बिहेवियर के साथ सामने वाला भांप लेता है कि भैया मैं तो पूछ रहा हूं लेकिन इसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही पे बात होती है दोस्तों, हमारा ध्यान होना चाहिए जब भी हम कोई ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं सामने वाला, आप पूरी तरीके से खुशनुमा, चेहरे पर मायूसी नहीं, चेहरे पर आपकी खुशी दिखनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए और आप खुश दिखने चाहिए। आप सोच कर देखिए, सामने वाला आपको कुछ सवाल पूछ रहा है और आपके चेहरे पर एक अच्छी स्माइल आ रही है, तो सोचिए उसका आधा ऑब्जेक्शन उधर ही चला जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी होता है फ्रेंड्स, सामने वाला ऑब्जेक्शन पूछ रहा है और इधर देखिए, अभी मेरी तरफ देखिए, अगर वो ऑब्जेक्शन पूछ रहा है और हमारी गर्दन ऐसे हिलती है, पहले से ही हमारी गर्दन कैसे हिलती है देखिए, ऐसे हिलती है, ना में हिलती है। मतलब वो पूछ रहे हैं अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, तो हम ऐसे ही करते हैं पहले। अच्छा ये कोई डायरेक्ट सेलिंग, मतलब ये कोई चेन मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है, तो हमारी पहले ही गर्दन ऐसे हिलती है। ये सर नो, पहले ही मतलब क्या है, पहले से ही ये जो टेक्सचर है ना, ये बॉडी का टेक्सचर हमारा ही पहले से ही ना में हिलता है, तो वहीं पे सर आपका कनेक्शन टूट जाता है। तो ध्यान दीजिए इस बात पर, हमेशा ध्यान में रखिए इस बात को कि हमारा जो बात करने का तरीका है, जो भी आप बात करेंगे उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ जो है उसको हम पोस्चर भी बोलते हैं, वो आपका यस के ही कैटेगरी में हो। यस यस वाली मतलब हाँ बिल्कुल सही, ये इस तरीके का आपको गर्दन हिलना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने सर, बिल्कुल सही है। सो पहले आपको एक अच्छा स्माइल चेहरे पर रखिए, एक अच्छा खुशनुमा चेहरा रखिए। जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन पूछता है, आप चेहरे पर एक अच्छा खुशी दिखाइए और एक स्माइल रखकर उनसे जवाब करिए। अब जैसे जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, कई सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं मार्केट में, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आपको मिलते हैं मुझे बताइए। अगर आप चैट बॉक्स ओपन है तो आप लिख सकते हैं आपको कौन कौन से आते हैं, उसमें से कुछ 4 5 या 6 ऑब्जेक्शन हम लेने की कोशिश जरूर करेंगे। जो आपको लगता है वो जरूर लिखिए, चैट बॉक्स में आपको लिखना है। जो भी आप प्रोस्पेक्ट को मुझे पूछ, ये चैट बॉक्स में इसलिए लिखना है, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आते हैं कि नहीं आते ऑब्जेक्शंस। अगर आते हैं तो कौन कौन से आते हैं, सबसे ज्यादा कौन से ऑब्जेक्शंस का आपको फेस करना पड़ता है। आपको पता है आपके कई सारे एसोसिएट मार्केट में इसी कारण से लोगों के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, तो उनको लगता है कि इंडस्ट्री ही काम का नहीं है। चेन बिजनेस वाला ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है। ओके, और कौन कौन सा आता है जल्दी बताएं। बहुत ज्यादा कॉस्टली है प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट कॉस्टली है, ओके, प्रोडक्ट आर टू कॉस्टली लिखते हैं, ओके। ये तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी जगह पे जाओ, कोई भी प्रोडक्ट को हाथ में लो, वो लोग हमेशा बोलते हैं इससे थोड़ा कम मिलेगा क्या। ये मानसिकता है दोस्तों, इसको बोलते हैं, ये कॉस्ट जो होती है ना वो यहाँ पर होती है माइंड के अंदर पहले ही। तो हमारा क्या काम होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सामने वाला आपको बोलता है प्रोडक्ट कॉस्टली है, अच्छा ये MLM है क्या, ओके, बहुत सारी कंपनी आती है तो फिर इसी को क्यों करना है। वेरी गुड, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे आपको, ऑब्जेक्शन कई तरह के आएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे भी आएंगे। कोई भी ऑब्जेक्शन हो, अपना संतुलन ना खोते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू बी स्टार्ट एग्री विथ बिग एस। लिखिए, बड़ा एस लिखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखिए, ट्राई टू बी स्टार्ट विथ बिग यस। हमेशा कहीं पे भी, ये बात सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है, ये बात सिर्फ एक प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने या सिस्टम या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने की नहीं है, एक रिलेशनशिप को भी डेवलप करना है। आप अपना पति पत्नी का भी एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो, आप एक अपने दोस्त के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो, आप अपने जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, किसी भी जगह पे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते हो, तो ये बात आपको कौशल्य की बात आती है दोस्तों। हमेशा पहले यस बोलकर ही शुरू करें। ये आदत है दोस्तों, ये आदत लगाइए। कुछ लोगों को नहीं होती आदत, लेकिन अभी इसको छोड़कर आपको आना पड़ेगा आगे। तो सबसे पहले आपको जोरदार बोलना चाहिए और उसको बोलना है यस। बिल्कुल सही कहा आपने, जब आप उसको यस बोलते हैं आपका कनेक्शन रहता है, जब आप नो बोलते हो कनेक्शन टूट जाता है।
वो हम सामने वाला अंदर से ही लॉक कर देता है अपने आप को, अब उसकी बात जो भी बोलनी वो बोलने दो, मैं तो सुनने वाला नहीं हूँ। आपने नो से स्टार्ट किया तो, जैसे अभी किसी ने बोला था यहाँ पे प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, और कुछ लोग शायद ये भी बोलते हैं कहाँ प्रोडक्ट महंगा है, कौन बोला आपको प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रोडक्ट महंगा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको लगा महंगा है, क्या बात कर रहे हो सर, प्रोडक्ट महंगा है। कुछ लोग तो अपने अच्छे दोस्त को ये भी बोल देते हैं, तो मतलब उसका भी देखिए आर्गुमेंट है ना, तो लोग कुछ आर्गुमेंट करते हैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ तुझे बिजनेस करना चाहिए, ये भी बोलते हैं लोग, कुछ लोग तो उसको बोलते तुम्हें पैसे की कमी है तो इसीलिए तू बोल रहा है प्रोडक्ट महंगा है। ये भी बोलते हैं लोग, अरे यार ये प्रोडक्ट तुम इसलिए महंगा बोलते हो क्योंकि तू इसको परचेस नहीं कर सकता। तो आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुका है। आर्ग्यूमेंट उसको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने ना में कदम स्टार्ट किया, कनेक्शन तोड़कर बात किया। तो डू नॉट आर्ग्यू, मतलब झगड़ा करने से अच्छा है सहमति दिखाओ। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, झगड़ा या किसी से उलझने से अच्छा है उसके साथ सहमत हो जाओ। क्यों सहमत होना है? क्योंकि ये टेक्निक है दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। क्योंकि जो बात आपको रखना है वो आगे समय मिल रहा है आपको, जब आप सहमति दर्शाते हो तो आपको बट जो भी बोलना है आगे बट होता है इसके आगे। कि जैसे किसी ने बोला ना कि सर आपने तो बहुत अच्छा जानकारी दिया लेकिन मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने बोला गैनोडर्मा प्रोडक्ट को लेकर कि गैनोडर्मा हमें एक दिन का 22 रुपए खाना है, 22 रुपए कुछ चार्ज आता है, या फिर 1000 रुपीज की हमारी आरजीजेल 30 कैप्सूल की बॉटल आती है। अब बोलेगा 1000 रुपया। तो यहाँ पर बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सर दोस्तों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की वैल्यू, एक होती है वैल्यू और दूसरी होती है प्राइस। देखिए दोस्तों, एक होती है प्राइस और दूसरी होती है वैल्यू। आप प्राइस बता रहे हो कि आप उसकी वैल्यू बता रहे हो? देखो कितना सही बता रहा हूं मैं आपको। दो चीजें होती है, प्रोस्पेक्ट सामने बैठा है, अब आप प्राइस बता रहे हो या फिर उस प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहे हो, वहीं पे आपका काम बन जाता है। अगर एक अच्छा प्रोफेशनल बन रहे हो तो आपको वैल्यू बतानी चाहिए, नॉट की प्राइस। मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट लेने से उसके जीवन में क्या वैल्यू ऐड हो जाएगा, उसके जीवन में क्या, आपको उसके जीवन में नयापन आएगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उसके जीवन में कौन सा चेंज आएगा वो लेने से। इसीलिए दोस्तों एक अल्टो गाड़ी भी बेची जाती है और उसी शहर में एक मर्सिडीज बेंज और ऑडी बीएमडब्ल्यू भी बेची जाती है। और आज तक तो आप देख रहे हो कि करोड़ों की गाड़ियां भी आ रही है। आने वाले समय पे तो ड्राइवर लेस भी आ जाएगी, तो 10-10 करोड़ का भी कार हमारे पुणे या आपके शहर के अंदर आ सकता है आने वाले 5-10 साल के अंदर। तो बताइए मुझे, ये फिर 5 करोड़ का या 10 करोड़ का या फिर 50 लाख का गाड़ी क्यों लेने जाते हैं लोग? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांड होते हैं लोग। तो देखिए जो सेल्समैन होता है, वो अल्टो वाला जो सेल्समैन होता है वो उसी तरीके से बात करेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही बनाएगा। वो अल्टो वाला ये जरूर बोलेगा सर आपका पूरा परिवार इसमें अच्छे से बैठ सकता है और आपकी सबसे अच्छी और अफोर्डेबल गाड़ी है, अफोर्डेबल प्राइस के साथ में इसको, और फिर अफोर्डेबल कैसी वो बताएगा। लेकिन जब मर्सिडीज बेचने की बात है तो वहां पे वो प्राइसिंग की बात नहीं करता है, वहां पे वो वैल्यू की बात करता है। वो प्राइस पे नहीं जाएगा, वो वैल्यू एडिशन करेगा। वो अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में तैयार करेगा कि सर आपको ये गाड़ी इसलिए लेनी चाहिए कि जब आप गाड़ी से बाहर कदम रखोगे तो 100 लोगों की नजर आपके ऊपर आनी चाहिए। सर आप एक गांव में चले जाओ ये गाड़ी से, तो गांव में सारे लोग गाड़ी की तरफ सिर्फ देखते रहने चाहिए। ये सर नो, इसको बोलते हैं वैल्यू। अब ये जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसके कस्टमर के बिहेवियर के मन में क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले में या मेरे शहर में या मेरे गांव में या मेरे जिला में मेरे जैसा गाड़ी किसी के पास ना हो। ये बोलते हैं इसको वैल्यू ऐड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि क्या आप प्राइस क्रिएट कर रहे हो कि वैल्यू क्रिएट करो। ये सर नो। अब गैनोडर्मा के बारे में जब बात करते हो, सीधा 1000 का प्रोडक्ट बताकर आए तो भी लोग बोलेगा 1000 तो महंगा है। 30 वाली बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे, RG30 GL30 का भी तो भी बोलेगा लोग महंगा है। आप 500 बताओ तो भी बोलेगा इससे कम नहीं होता क्या, क्योंकि उनको लगता है कि या और कम करे, या फिर वो मानसिकता वाली ही बात मैंने बोली। साड़ी के शॉप में जाओ तो भी महंगा है बोलकर ये आप बोलते हो, यस सर नो। तो आपको तुरंत उसका समझ में आना चाहिए कि अब यहाँ पे मैंने प्राइस तो बोल दी लेकिन वैल्यू क्या ऐड करे। तो पहले क्या बोलना है, नहीं 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 कैसे बोल रहे हो महंगा, नहीं नहीं सर, यस बिल्कुल सही कहा आपने, बोलना बिल्कुल सही कहा आपने। डू नॉट आर्ग्यू, पहले आपने एक अच्छा यस बोलना जरूरी है। सहमत हो जाओ, सहमति दर्शाओ, सिर्फ सहमति शब्दों से नहीं, सहमति आपके हाव भाव से, आपके फीलिंग से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपका बॉडी का पोस्चर से सहमति होना चाहिए। बिल्कुल, और आगे बढ़िए, ऐसा थोड़ा सा और आगे झुकिए और बोलिए बिल्कुल सही कहा आपने।
और फिर आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो फील, फेल्ट और फाउंड वाली टेक्निक होती है। पहले जब मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी ली और जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जाके पता चला कि शायद इसके जैसा जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, पिछले 20 साल में मैं बहुत सारी कोशिशें करता था सप्लीमेंट का मेरे बॉडी के लिए, लेकिन अभी मैं 3 महीने से ही खा रहा हूं, मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ है। तो आपके जीवन में जो बदलाव वो आप शेयर कर रहे हो। तो फिर मैंने ये जाना कि इसकी प्राइस पैसे में हो सकती नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसको क्या कर रहे हो आप? फील कर रहे हो, मतलब उसके सामने वाले को फील करा रहे हो कि तुम्हारी और मेरी भी सिचुएशन सेम ही है, तुम भी वैसे ही सोचते हो और मैं भी सेम ही सोच रहा हूँ, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही तुम्हारी भी सोच है। और फिर क्या है? फेल्ट। और फिर आता है फाउंड, फिर आता है निष्कर्ष। इस तरीके से भी होता है दोस्तों। तो वैल्यू एडिशन की बात आती है तो मैं भी आपको एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जब हम हमारे शरीर के अंदर कोई स्वास्थ्य समस्याएं आती है या कोई भी सिम्टम्स आते हैं, तो हर एक पार्ट के लिए अलग 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 अगर हम उपचार पद्धति के पास जाएंगे या अलग अलग कोई भी हम मेडिसिन लेते रहेंगे, तो मुझे बताइए, अलग अलग लेना और वो तुरंत लेना, उससे आप जिंदगी भर खर्चा करते हैं। और जो ज्ञानोडर्मा अप्रोच आता है वो आपका होल बॉडी अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं हम? पूरे शरीर का। मैं तो एक वर्ड बहुत इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने 10 सेकंड ओपनर में लास्ट एक सेशन में भी बोला था, जब हमने प्रोफेशनल अप्रोच की बात की थी, तो वहां पर मैंने एक लाइन बोली थी कि आप अपने प्रोडक्ट का पोजीशनिंग अच्छा रखिए। जैसे मैं बोलता हूँ ज्ञानोडर्मा को, ज्ञानोडर्मा जैसे आप अपने हाथ में ज्ञानोडर्मा रखा है तो ये बोलना एक आइडेंटिफायर है, ये माइक्रो स्कैनर है, माइक्रो स्कैनिंग का काम करता है बॉडी में। तो जैसे आप इस तरीके का वर्ड बोलते हो तो सामने वाले को वैल्यू क्रिएट हो रही है। ये क्या है? आइडेंटिफायर। मतलब अब 1000 को नहीं देख रहा है, अब आइडेंटिफाई करता क्या है वो देखेगा। अब आप बोलेंगे उसको आइडेंटिफाई का मतलब सर 90% भी हार्ट में अंदर ब्लॉकेज आ जाता है ना, तो भी पता नहीं चलता है, क्यों ना हम 5% पे ही आज शुरू करें खाना। साहब मैं आपको एक बात बताओ, एक कैंसर का ट्यूमर बन जाता है, कितना वाताहत हो जाता है लोगों का, कितना खराब अवस्था हो जाता है, अस्पताल में लाखों रुपया खर्चा हो जाता है, 10-10 लाख रुपए बिल करते हैं और फिर डेड बॉडी भी आ जाती है हाथ में। मैं तो चाहता हूं कि एक कैंसर सेल की कोशिका बॉडी में तैयार हो रही है, उसी को आइडेंटिफाई करो ना। तो आइडेंटिफायर का मतलब है आपके बॉडी के अंदर जाने के पश्चात, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, पूरे शरीर के अंदर जाने के बाद, सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक ये माइक्रो लेवल का स्कैन करता है। मतलब आने वाले समय पे किसी रोग की संभावना तो नहीं है, कोई कोष डैमेज तो नहीं हो रहा है, कोई कोष बीमार या रोग की तरफ तो नहीं जा रहा है। अब आप मुझे बताइए साहब, ये काम अगर सिर्फ ज्ञानोडर्मा, ये 1000 की बोतल आपने सामने रखी, ये जो अगर शुरू कर दे आपके बॉडी के अंदर, तो क्या इसकी प्राइस पैसे में हो सकती है? चाहिए आप कोई भी स्कैनिंग करके आते हो तो कम से कम एक सीटी स्कैन या एमआरआई या सोनोग्राफी या कई तरीके की स्कैनिंग होती है, एंजियोग्राफी वगैरह, तो लाखों रुपए खर्चा जाता है कि नहीं जाता है सिर्फ ढूंढने के अंदर। तो वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? वैल्यू ऐड कर रहे हो। एक कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी को प्रोडक्ट जो भी हम बोलेगा, सामने वाला तुरंत बोलेगा। आप बोलो कॉर्डिसेप कॉफी है, 900 रुपीज का एमआरपी है, तो सामने वाला तुरंत बोलेगा बाप रे 900 रुपए का कॉफी है मार्केट में। देखो ये भी आदत होती है कस्टमर की, मार्केट में तो मुझे 500 में भी एक अलग मिलता है, हमारा अलग तरह का ब्रांड का नाम लेगा, किसी भी नाम लेगा ब्रांड का वो जो इस्तेमाल करता है, तो मैं 900 का क्यों लूं? अब क्या है उसका मतलब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे और जानकारी जानने के लिए तैयार है, तो आप तुरंत बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मार्केट में ना हमें हमें 500 रुपए में भी मिलेगा या 100 रुपए में भी मिलेगा, 900 रुपए का क्यों लेना? तो बोलना सर आप कॉफी कैसे पीते हैं, तो बोलेगा ऐसे ऐसे पीते, दूध डालते, ये डालते हैं, तो बोलना यही तो बात है सर अलग। अब आपको अनोखापन में जाना, ये कॉफी है ना, इसके साथ दूध फ्री है, कॉफी के साथ दूध फ्री, मतलब क्या है? अब ऐसी बातें करना है कि सामने वाला आपको बोले मतलब, सामने वाला क्या बोलेगा मतलब। अब वो बोल रहा है 900 रुपए उसको महंगा था, अब आपने उसका ट्रैक ही चेंज कर दिया। सर मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ नहीं, लेकिन ये कॉर्डिसेप कॉफी के साथ दूध फ्री है, मतलब अरे साहब आप अगर 1 लीटर दूध लेते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कल से आप आधा लीटर लीजिए और ये कॉफी के अंदर दूध डालना बंद कर दीजिए, घर के सारे लोग कॉफी पीना शुरू कर दीजिए, दूध का खर्चा बच गया, दूध का अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो पोजिशनिंग भी आपने करी, उसके दिमाग में भी आ गया माय गॉड दूध नहीं डालना है, क्या बात है, ऑलरेडी दूध एडेड है सर। और आजकल तो कितना भेसड़ वाला दूध आता है, आपको तो पता है कितना, मतलब कितना खराब। और लोगों को वैसे तो कैंसर की कोशिका, मतलब कैंसर की संभावना बढ़े ऐसा दूध मार्केट में दिया जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट ट्राई करें, जो एक ऐसा प्रोडक्ट घर में लेकर आए जो कि नेचुरल हो, ऑर्गेनिक भी है, और उसके अंदर आपको दूध अलग से बाहर से पिशवी वाला, वो पैकेट वाला
जिसका आपको कोई सोर्स पता नहीं है, वो दूध अलग से डालने की जरूरत ही नहीं है। आपका दूध आपके बच्चों को पिला सकते हो तो पिला दीजिए। अब बोलिए, अगर आपको कॉफी और चाय में मत डालिए। बोल सकते हैं मुझे बताइए, अब वैल्यू ऐड कर रहे हो। अब आपने बता दिया ये तो कुछ भी नहीं, दूध तो 1000 रुपए तो खर्चा ही होता है लोगों का दूध का, तो दूध फ्री। अब ज्ञानोजी पेस्ट की बात करेंगे, क्या बहुत बेहतरीन ऑफर कंपनी का चल रहा है, 1 के ऊपर 1 फ्री। तो लोगों को ज्ञानोजी टूथपेस्ट, अब कुछ लोग कुछ लोग 100 ले रहे, कुछ 50 ले रहे, कुछ 200 भी ले रहे पेस्ट का। तो कुछ लोग देखिए गलतियां कैसे करते हैं। अब वो बोलेगा जाके मार्केट में ये टूथपेस्ट का प्राइस क्या है, एक अप्रोक्सीमेटली बताओ। ये बोलेगा 335 रुपीज का एमआरपी है इसका। तो उसको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा तुरंत? ये टूथपेस्ट का प्राइस क्या है? अब टूथपेस्ट है दांत को साफ करने के लिए, उसके लिए 335 रुपए, 335 रुपीज। तो सामने वाला तुरंत भाप लेता है कि भैया ये मेरे लिए नहीं है। फिर अब उसके जेब में 500 रुपया भी है, लेकिन उसका दिमाग अभी मानसिकता उसको जानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं घर में 50 वाला इस्तेमाल करता हूं, मैं 50 वाला छोड़ के ये 35 300 रुपीज 35 का क्यों लूं? तो वहां पर आपको प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, 335 रुपीज ना, सही है सर, मुझे भी लगा था। लेकिन मैं एक बात बताओ सर, ये टूथपेस्ट ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? यस, ऐसे ही बोलना सीधा। मैं साहब बोलो आपको ये टूथपेस्ट ही नहीं है। बोले टूथपेस्ट ही नहीं है मतलब? साहब ये मैजिक पेस्ट है। अब पोजीशनिंग ही बदल दीजिए। अभी आपके पास 100 घर में है, आप इसको मैजिक पेस्ट बोलिए। ये मैजिक पेस्ट है क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूं ना, मैं इसकी पूरी बेनिफिट्स को जान रहा हूं सर। ये मैजिक पेस्ट है, इसके वजह से हमें दांतों का जो डेंटिस्ट का बिल तो कमी हो जाता है। लेकिन फिर आप आगे बता देना जो भी बोलने आए, तो जो भी आप बोलते हो मैजिक पेस्ट है। फिर बहुत सारे लोगों को पता है कि कस्टमर जितने भी अनुभव लिए हैं, कुछ लोगों ने इस पेस्ट को सर पे लगाया तो सर का दर्द कम हो रहा है। सबसे पहले दांत के लिए अच्छा है, माउथ फ्रेशनर बहुत अच्छा है। और फिर आप जब पेस्ट लेकर बैठ ही जाते हो सामने वाले कस्टमर के सामने, तो थोड़ा सा पेस्ट खाकर भी दिखाइए। कितने लोग ये ट्राई करते हैं? अभी खाएंगे तो बोलेंगे ये मैजिक पेस्ट है। मार्केट में दुनिया भर की पेस्ट है, 30 रुपए वाला भी पेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा वार्निंग, और उसके ऊपर लिखा होता है कि छोटे बच्चों को ना दे, 6 साल के नीचे वाले बच्चों को कीप, मतलब ऐसा लिखा होता है कि ना, कि छोटे छोटे बच्चों से दूर रखिए, कीप आउट ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल के बच्चों के नीचे से बच्चों से दूर रखिए उसको। तो वहां पे वार्निंग है। क्यों वार्निंग है? क्योंकि उसके अंदर कई सारे जहरीले केमिकल्स भी है ना। तो आपको बोलना है सर ये मैजिक पेस्ट है। ये टूथपेस्ट कहाँ है? मैं तो बोलता हूँ मैजिक पेस्ट है इसको। तो कैसे मैजिक है? तो चलिए अब एक काम करते हैं, आपने कभी टूथपेस्ट खाया है? देखो टूथपेस्ट खाते हैं, हाँ खाते हैं बोलना, आप खा के दे सकते हैं। हमारा जो कंपनी ऑर्गेनिक नेचुरल बंद है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो पहले आप खुद खाएंगे और सामने लोग खिलाएंगे, देखिए उसका ऑब्जेक्शन अपने आप रफू चक्कर हो जाएगा। अब वो प्राइसिंग की बात नहीं हो रहा, वैल्यू एडिशन आ रही है। उसको बोलते हैं वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके जीवन में, वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। अब बोलना सर आपने कभी ये टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आपने घर में इस्तेमाल किया है, आपने आज ब्रश किया, दूसरी बार कब लेंगे? दूसरी बार तो दूसरे दिन लेंगे, मॉर्निंग में या रात को सोने के समय पहले लेंगे। वही बात है सर, ये टूथपेस्ट है ना, अभी आपको थोड़ा सा जलन हो रहा है या दाह हो रहा है, पेट के अंदर एसिडिक हो रहा है, तो आप इसको हल्का सा पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी में मिक्स कर पी भी सकते हैं। आप ना सर इसको थोड़ा सा, अगर सर में दर्द हो रहा है तो लगा सकते हैं आप ना, इसको पानी में डालकर, उसको बॉइल्ड वाटर्स में डालकर, जैसे हम स्टीम लेते हैं सर्दी खांसी के अंदर, तो हल्का सा स्टीम भी ले सकते हैं आप, इससे गरारे भी ले सकते हैं। तो वो बोलेगा माय गॉड इतने बेनिफिट्स है। छोटे छोटे बच्चों को जब जख्म हो जाता है, कहीं पे कट जाता है, छिल जाता है, तो उसके ऊपर लगा भी सकते हैं। बोलना मैडम या जो भी घर में बैठे हैं, आप प्रॉस्पेक्ट के घर में हो, तो आप बोलना 1-2 ग्लास पानी लेकर आइए, हल्का सा लेकर आइए, और सामने आप भी हल्का सा पीकर भी दिखाइए। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसको पूरी तरीके से पोजिशनिंग करिए दोस्तों, वो अपने आप बोलेगा ये मैजिक पेस्ट है। यही तो खास बात इसके अंदर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका प्राइस पैसे में हो ही नहीं सकता। इसकी प्राइस तो हम गिन ही नहीं सकते। इसके कस्टमर के इतने बेनिफिट हमने देखे, और ये उपभोक्ताओं के आधार पर है। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लिटरेचर पेपर्स पैम्पलेट्स में मत लिखिए सारी बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कंपनी ने तो बना दिया हमारे लिए ज्ञानोजी टूथपेस्ट, लेकिन इसके अंदर जो एक अच्छी तरीके से जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, वो फॉर्मूला अलग अलग बेनिफिट्स के लिए भी फायदा हुआ है। तो उपभोक्ताओं के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उपभोक्ता यानी कस्टमर, ग्राहकों के बेनिफिट्स के ऊपर हम ये बोल सकते हैं। जरूर दोस्तों इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। कर सकते हैं इस तरीके के कस्टमर्स को हैंडल किसी भी प्रोडक्ट में दोस्तों। अब कई तरह के लोग मिलेंगे, तो जब भी आप इस तरीके से बात करेंगे तो जरूर आपको वो सामने वाला कस्टमर कनेक्ट कर पाओगे। उसको बोलते हैं वैल्यू क्या ऐड कर पा रहे हो।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ इस बात को, जल्दी बताना तुरंत। कितने लोग इस बात को समझ रहे, इस टेम्पलेट को समझ रहे? ओके, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, ऐसा भी एक ऑब्जेक्शन आता है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इसको बोलते हैं, ये देखिए दूसरा तीसरा टेम्पलेट आता है, आंसर द क्वेश्चन विथ क्वेश्चंस। पहले सही बोलना, पहले उसको शांत करना, पहले कनेक्टर बिठा देना, और कनेक्टर मतलब यस वाला कनेक्टर। वो बोल रहा है अरे इतनी सारी मार्केट में कंपनियां हैं तो मैं डीएक्सएन ही क्यों करूं? बिल्कुल सही कहा आपने सर, बोलना बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि साहब मुझे एक बात बताइए, आप टेम्पररी सक्सेस होना चाहते हैं या लाइफ लॉन्ग सक्सेस होना चाहते हैं? तो सामने वाला जवाब क्या देगा? आप एक लाइफ टाइम के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या टेम्पररी देख रहे हो, 2-3 साल 5 साल के लिए? तो कोई भी बोलेगा सर लाइफ टाइम चाहिए। कोई भी, देखिए अभी तो बहुत सारे लोगों को पता चला है, बहुत सारे लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी कई सारी कंपनियों में है, किसी ने हाथ पांव बहुत कुछ जलाया है, किसी का 5, 10, 20, 25 हजार लाखों रुपया लोगों ने ऑलरेडी कई जगहों पे गलत गलत मार्केटिंग के अंदर, गलत चेन मार्केटिंग पिरामिड स्कीम या पॉन्जी स्कीम के अंदर पैसा डाला हुआ है, और उनको लगता था रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और इसकी वजह से उनका एक नजरिया बन जाता है कि आपके साथ जब बैठेंगे तो जरूर बोलेंगे वो इस तरीके से कि हमने कई जगहों पे ट्राई किया था लेकिन नहीं सक्सेस हुए, तो यहाँ पे कैसे हो पाएंगे, या फिर मैं डीएक्सएन ही क्यों करूं, व्हाई आई शुड डू डीएक्सएन? तो मैं जरूर पूछूंगा सर, आप एक सवाल जरूर पूछना कि साहब मुझे एक बात बताइए, आप एक लाइन पे पूछना सीधा कि आप टेम्पररी सफल बनना चाहते हैं या लाइफ लॉन्ग। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप अभी बिजनेस करोगे लेकिन कल जाके आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो वो सक्सेस वो इनकम सारा का सारा बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम भी आता है, लेकिन कंपनी का अस्तित्व भी उतना ही होना चाहिए। हम डीएक्सएन क्यों करते हैं? मुझे भी पता है बहुत सारी मार्केट में कंपनी है, लेकिन साहब एक लाइन बोलना कि बहुत सारी कंपनियां हैं उनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री भी नहीं है। 90% आज कंपनी ऐसा है कि जिनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी नहीं होता। कुछ कुछ तो कंपनी ऐसी है जो पैकेजिंग वाले से उनके सेंटर को बताती है हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या कर रहे हैं वो? पैकेजिंग ओनली, मतलब कई और प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब ये सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं, और पैकेजिंग करने के बाद नाम डाल देते हैं, उसको भी बोलते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कोई रिसर्च नहीं होता दोस्तों। ऐसी कंपनियां कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी वो चले जा सकते हैं, थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तो वो छोड़ के चले जा सकते हैं। इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे सामने वाला बोल रहा है कि डीएक्सएन ही क्यों करना, तो 2-3 अप्रोच जरूर बोलना। ये तो पहला आता ही है कि कंपनी का फैक्ट्री का सेटअप दिखाओ, कुछ वीडियो पूछिए, अगर वो सामने वाला कुछ डेबिट कर रहा है, ये कंपनी भी मैंने देखा है, वो भी देखा है, ये भी है, ये भी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता समझ में आ रहा है तो बोलना साहब आप एक मुझे फोटो दिखाइए सिर्फ, कि कोई आप भी नहीं हो गए, शायद नहीं गए होंगे, तो आपको कोई अपलाइन या कोई लीडर या कंपनी का मालिक भी हो सकता है जो फैक्ट्री में बैठकर फोटो शेयर कर रहा है। मुझे बताइए कितनी कंपनियां मार्केट में है जो फैक्ट्री में बैठकर फोटो शेयर कर रही है? कितनी कंपनियां अपने फैक्ट्री के वीडियोस और फोटो मार्केट में अपलोड कर रही है? बताइए मुझे, अगर यस तो यस, ना तो ना। कितने लोगों को पता है? हार्डली 1% भी नहीं है। तो 99% बताइए सफल कैसे बन पाएंगे? इसीलिए बोलते हैं एक सही कंपनी के साथ जाना है। तो देखिए ये मैं फैक्ट्री का विजिट का फोटो भी दिखा सकता हूँ, मैं भी जाकर आया हूँ, मेरे अपलाइन जाकर आए, देखिए मेरे क्राउन लीडर है ये भी जाकर आए हैं, ये हमारी कंपनी के मालिक है, ये फाउंडर है, ये अभी भी यहाँ पर है, देखिए ये फैक्ट्री का फोटो, ये फैक्ट्री का वीडियो। तो इस तरीके से आप बात जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात, आज मार्केट में कई कंपनियां वाई शुड डू डीएक्सएन, डीएक्सएन ही हमें क्यों करना है? वो बोलेगा सर क्यों डीएक्सएन ही करूं? तो आप तुरंत बोल देना चाहिए वहीं पे, साहब मैं एक बात बताऊं आपको, मार्केट में कई सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन एक दिन का बच्चा भी खा सकता है, इतना सुरक्षित बनाने की क्षमता कितनी कंपनी के पास है? मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप भी मुझे जवाब दीजिए, कितने ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है जो एक दिन का डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अंदर कि एक दिन का बच्चा भी आंख बंद करके तो आप उसको खिला सकते हो, एक छोटा दिन, एक दिन का बच्चा को भी अभी जन्मा हुआ है और आप अपनी आंखें बंद करके उसको खिला पा रहे हो? बताइए मुझे एक कंपनी का नाम, सिंपल बता रहा हूं मैं, डायरेक्टली चैलेंज जो बात करता हूं डायरेक्ट, बताइए एक कंपनी का नाम। क्यों हम प्यार करते डीएक्सएन से? अगर है तो बताइए, ना तो ना सर, ये तो लाइव हो जाएगा बाद में, लेकिन सिर्फ 1 and 1 ओनली डीएक्सएन। क्यों डीएक्सएन हमें करना है? जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ मुझे।
एक कंपनी का नाम बताइए सर, आज 200 से अधिक देशों में पहुंच चुकी है और एक वन वर्ल्ड फिलॉसफी के साथ आपको एक सिंगल आईडी पे दुनिया के 200 देशों तक कहीं पे भी बिना किसी कंडीशन से आप अपना नेटवर्क तैयार कर सकते हैं या फिर आप अपना प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। बताइए साहब, एक कंपनी का नाम जो 200 देशों में आपको बिजनेस स्टार्टअप करवा के दे सकता है। ऐसा सवाल के ऊपर सवाल, इसको क्या बोलते हैं? आंसर द क्वेश्चन विद क्वेश्चन। लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। कर सकते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग एक्साइटेड है बताइए, कितने लोग सीख रहे हैं बराबर से इस कौशल्य को, जल्दी बताओ। वेरी गुड, जल्दी 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 फास्ट बताओ। आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, आपने गैनोडर्मा बताया, आपने स्पिरुलिना बताया, वर्जिन कोकोनट ऑयल बताया, आपने चाय कॉफी बताया, आपने अभी वो ये बताया, गिलोय बताया, या फिर आयुर्वेदा का पूरा रेंज बताया। अब सामने वाला आपको सवाल पूछता है कितने दिन खाना है। क्या सवाल पूछ रहा है वो? कितने दिन खाना है। और यहीं पे हमें लगता है अगर मैं उसको लाइफ टाइम बोल दूंगा तो शायद मेरे से नहीं लेगा। ये सर नो, कितने लोग ये सहमत है इस बात से? अगर मैं तुरंत बोलूंगा ये तो जीवन भर खाने की चीज है, आप तो लाइफ टाइम खाना चाहिए, तो लोग बोलते क्या मालूम है, एक 2-3 महीने खा के देखो, एक 3 महीने का कोर्स है ऐसा बोलो, बोलते हैं सीधा। कुछ लोग तो अभी भी कोर्स का इस्तेमाल करते वर्ड, सॉरी टू से, बट ये बहुत ही मतलब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को कम करने वाला और उसका इंसल्ट करने वाला वर्ड है कोर्स। कोर्स सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्ड आता है, फूड में नहीं आता। यस और नो? कितने लोग ये सवाल आ रहा है मार्केट में? बिल्कुल आता है, कितने दिन खाना है। आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है? एक सिचुएशन क्रिएट करो ना उसके सामने कि उसको लगे कि ये लाइफ टाइम खाना चाहिए। एक ऐसा एक संभावना क्रिएट करो उसके सामने बातें करते करते ही कि उसको ही लगना चाहिए कि जिंदगी भर मुझे खाना ही चाहिए। अब वो बोलना चाहिए कि मुझे जिंदगी भर खाना है, आप नहीं बोलना। जैसे मैं अभी आपको सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए योगेश जी, आप जवान कितना दिन रहना चाहते हैं? जवाब मत देना, सवाल पूछ लेना सिर्फ। अब मैं यहाँ पे ना 3 महीना बोल रहा हूँ, ना 6 महीना बोल रहा हूँ, सिर्फ साल भर खाओ भी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 17 साल से खा रहा हूँ। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने आप को जवान कितने दिन रखना चाहते हैं? आप अगर आज का उम्र आपका 40 है लेकिन आपके अंदर जोश 25 का होना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए क्या सर? ऐसा आपको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो वो सर आपको जवानी का एहसास कितने दिन लगना चाहिए बताइए? क्या बोलेगा सामने वाला? अरे साहब, एक 60 साल की उम्र को भी पर्सन को पूछेगा तो वो भी बोलेगा मैं तो अभी भी जवान हूं, मैं तो और जवान दिखना चाहता हूँ, मैं और जवान रहना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। तो अगर आप जवान जितना दिन खाते रहोगे आप जवान रहोगे सर। बोल सकते हैं साहब इतना मार्केट में समस्या बढ़ चुका है ना, आज किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से आज किसी भी रोग का एक बार शरीर में अगर एंट्री हो जाए तो वो जिंदगी भर आपके मृत्यु के अंत तक वो जीवन में आपके रहता है। ये सर नो? यानी अगर ये कैंसर की कोशिकाएं बन रही तो शरीर में कैंसर का ही नाम पूरा लाइफ टाइम लोग लेकर जाते हैं, कई सारे लोग इस कारण मौत भी हो रही। डायबिटीज, एक डायबिटीज का उदाहरण लेते हैं तो लाइफ टाइम का डायबिटीज पर्सन बन जाता है। हाइपरटेंशन, लाइफ टाइम का हाइपरटेंशन बन जाता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ सारे लोगों को, बोलिए साहब आप सुरक्षित कितना दिन रहना चाहेंगे? आने वाले समय पे ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ये हमारा मेन फोकस है, वेलनेस। तो आप कितना दिन अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं? आप अपने जीवन की सेफ्टी कितना दिन के लिए चाहते हैं? आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। सवाल का जवाब सवाल से देना। लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल सभी लोग लिख रहे हैं, थैंक यू। सभी लोग लिख रहे हैं लॉन्ग लाइफ जीवन भर के लिए। तो बताइए सर, हम तो जीवन भर के लिए चॉइस कर चुके हैं, आप भी चॉइस कर लीजिए। हाँ बिल्कुल सर, एक बात जरूर कहता हूँ कि अगर आप इसने अपनाया और आपने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया और फिर आपने ये प्रोडक्ट घर में लेना शुरू किया, एक आपने कस्टमर आईडी बना दिया, मेंबर वाला वर्ड मत इस्तेमाल करिए, ये भी गलतियां हम कर चुके हैं मार्केट में और करते भी है कुछ लोग आज भी। आप मेंबर बन जाइए तो उसको बहुत अटपटा लगता है, कुछ लोग जो प्रोफेशनल भी होते हैं उनको मेंबर बनना है मतलब वो शायद अच्छा वो कुछ ऐसा इस कंपनी के जैसा होगा। आप बोलने कस्टमर आईडी, अरे थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाइए ना सर। एक कस्टमर आईडी बना लेते हैं, कस्टमर आईडी बना लेते हैं। वो आईडी बनाने के पश्चात आपको ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में भी आ जाएंगे, कम प्राइस में मिल जाएंगे। आपका आईडी बन जाता है कस्टमर वाला आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी बोल सकते हो। एक आईडी बना लेते हैं और ये आईडी बनने के बाद ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में भी मिल जाएंगे और साहब इसका आपको रिटर्न भी आता है, रेफरल करने के बाद आपको इसका और ज्यादा रिटर्न आता है। तो ये लाइफ टाइम वाला प्रोडक्ट है और आप जैसे जैसे लोगों को रेफर करोगे, मैं तो चाहता हूं कि आपके घर में ये फ्री आ जाए। देखो अभी आपने उसका केयर भी किया,
मैं तो चाहता हूं कि आपके घर में ये फ्री में आ जाए, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? सो एक सिचुएशन, इसको बोलते हैं ना, आस्क हिम सम माइंड मूविंग क्वेश्चंस। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करिए, एक ऐसा संभावना क्रिएट करिए कि उसको लगना चाहिए कि ये जो बात हो रही है ना, ये मेरी लाइफ टाइम की बात हो रही है। मैं कई लोगों को सवाल पूछता हूँ कि जब एक दादाजी सामने बैठे हैं और दादाजी बोलते हैं मैं ये बिजनेस क्यों करूं, मुझे इन बिजनेस की क्यों जरूरत है, अभी तो मेरा 60 उम्र हो गया, मेरे तो 70 उम्र हो गया, अभी मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं ये बिजनेस को क्यों करूं, वाई शुड आई डू दिस बिजनेस? अब 60-65 साल या 70 साल के आपके सामने दादाजी बैठे हैं, उनको भी आप प्रॉस्पेक्ट कर सकते हो दोस्तों। उनको सवाल पूछिए फिर, दादाजी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए आपने एक आम की गुठली आज बो दी खेत में, उसको आम बनने के लिए कितने साल लगेंगे? तो दादाजी तुरंत बोलेंगे 4 से 6 साल लगेंगे। अच्छा, वेरी गुड दादाजी, अगर आपने आज एक आम की बुटली बो दी तो आपको उसको 4 के 6 साल लग जाएंगे आम आने के लिए। अब दूसरा सवाल मैं आपको दादाजी पूछता हूँ, एक बार वो आम की गुठली लग दी और 6 साल के बाद उसको बहुत अच्छे आम आने लगे, वो आम कितने साल तक आते रहेंगे? अब दादाजी का जवाब क्या होगा बताइए, कितने साल तक आते रहेंगे? दादाजी क्या बोलेंगे? दादाजी बोलेंगे मैं नहीं रहूंगा तो भी आते रहेंगे और मेरे पोते के पोते भी खाते रहेंगे। मतलब दादाजी आज आपने एक आम की गुठली बो दी और उसका आम आपका पोता, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता खा रहा है, लाइफ टाइम के लिए खा रहा है। वही तो बात मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये तो आम की गुठली है, वो तो खेत में बो रहे हो। यहाँ पे सर एक इंसान की जब जिंदगी बदलते और एक इंसान की वजह से कल जाके हजारों लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, तो एक इंसान की वजह से लाखों लोग जुड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताइए, दादाजी मान लीजिए 20 साल का लड़का को आपने इस इंडस्ट्री में लाया, आपने 20 साल के एक युवक को आपने इस बिजनेस के अंदर आया, वो युवक बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा बिजनेस अपना करना, लाइफ बदलना चाहता है, और आपका सलाह मशवरा के कारण उसने इसके अंदर एंट्री कर ली। अब मैं दादाजी आपको सवाल पूछता हूँ, 20 साल का जवान लड़का आगे के 50 साल तक बिजनेस करता है, आप तो 50 साल शायद नहीं रहेंगे, लेकिन 50 साल तक वो लड़का आपके घर की देखभाल करेगा, आपके घर का ख्याल रखेगा, अपने आप उसकी काम का पैसा आपके घर में आएगा। दादाजी मुझे बताइए, या आपको चाहिए ऐसी चीज? दादाजी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताओ, यस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जल्दी जल्दी, यस और नो। सर ये टेक्निक्स होती है दोस्तों, आंसर द क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस, फील फेल फाउंड, डोंट आर्ग्यू, और बहुत सारी चीजें दोस्तों, थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, ये सीखना बहुत ज्यादा, इसी को तो बोला जाता है सर कौशल्य प्रशिक्षण प्रोग्राम्स। आपको इन तरीके के स्क्रिप्ट को लिखना चाहिए, इस तरीके के ट्रेनिंग सुनने चाहिए लगातार, इस तरीके का आपको टॉपिक पता होना चाहिए, और आप ये स्क्रिप्टिंग करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, पिछले लगातार 17 साल से जो भी सीखा हूं ना, शायद कभी भी चला जाओ पता नहीं, किसी का भी जिंदगी का किसी का पता नहीं, इसको अभी नोट कर रहा हूँ, रात रात जाकर मैं इसको स्क्रिप्टिंग करता हूँ, लिखता हूँ। इसलिए देखो कोई भी स्लाइड का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली भी बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी कोई भी स्किल होता है वो प्रैक्टिस होती है, जितना कंटिन्यूअसली आप उसके साथ रहेंगे आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन जाओगे। प्रैक्टिशनर का मतलब ही बोलो ना, एक डॉक्टर प्रैक्टिस ही कर रहा है, तो ये स्किल डेवलपमेंट जो होती है ना, वो प्रैक्टिस होती है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। थर्ड पार्टी सॉल्यूशन क्या होता है? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, आप प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठे हो और वो प्रॉस्पेक्ट आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। यस और नो, होता है ऐसा आपके पास साथ भी, कि आप तो भी बहुत एक्साइटेड हो जानकारी देने के लिए, आपका बहुत प्यारा बचपन का यार है, दोस्त है, कोई भी आपके सामने, या बहुत अच्छा रिलेटिव, बहुत बचपन का नजदीक का फ्रेंड, नजदीक का रिलेटिव सामने बैठे हैं, और आपको लगता है कि ये मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन आप जब बात करते हो ना, तो वो सामने वाले को लगता है कि ये आपको कुछ उनको जोड़ने की कोशिश करो या फिर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो पार्टी होता है, एक आप और वो प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर। तो वहां पर क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट नहीं करता। क्योंकि क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको आपका पास्ट पता होता है। अच्छा, अरे यार तू मेरे सामने लंगोटी में घूम रहा था और अभी बड़ा होकर मेरे को जानकारी और मेरे को ध्यान देने आया, ऐसा आपका कोई अंकल भी बोल सकता है मन के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने उसका पास्ट देखा है,
अच्छा कल तो तुम्हें जॉब शादी नहीं मिल रही थी, कई कंपनियां घूम रहा था, और आज जाके मुझे इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग और करोड़पति और ये कौन सी हेल्थ वाली स्वास्थ्य वाली बातें बता रहे हो। तो वो अंदर से बात कर रहे हो। कहाँ से बात करे? अंदर से बात हो रही है। तो यहाँ पर सर कभी कभी ये होता है कि वो ट्रस्ट नहीं करता, वो भरोसा नहीं करता, या फिर आपको फॉलो नहीं करना चाहता। वहां पर ये सोल्यूशन है थर्ड पार्टी सोल्यूशन। ये इस्तेमाल जरूर करना उस जगह पर। जब आपको लगे कि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आप थर्ड पार्टी सोल्यूशन का इस्तेमाल करना। थर्ड पार्टी सोल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके हाथ में कुछ टूल्स होने चाहिए, कंपनी के टूल्स होने चाहिए। कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल आपके पास हो तो टेस्टिमोनियल होने चाहिए, एक न्यूज़लेटर मैगजीन होना चाहिए। जो भी कुछ दिखाओ आप, तो दिखाने के लिए कुछ टूल्स होना चाहिए। उसको बोलते थर्ड पार्टी। अब आप नहीं बात कर रहे हो, अब वो टूल बात कर रहे हैं उनसे। ये सर नो सामने रखिए, पढ़ने के लिए बताइए, और कुछ पेपर उनको उलट कर दिखाइए। अब आप नहीं बात कर रहे, वो टूल बात कर रहे हैं उनके साथ। हम ऐसे ही उठकर चले जाते हैं और ऐसे ही डायरेक्टली बात करते हैं, तो उनको लगता है ये भी कोई ऐसा ही साधारण कंपनी है, साधारण प्रोडक्ट है, कुछ तो ऐसा ही है। तो आप एक टूल जरूर इस्तेमाल करिए थर्ड पार्टी। और एक होता है किसी एक और का उदाहरण देना। सर मेरा एक फ्रेंड है, या फिर मेरी फ्रेंड की मम्मी है, उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। मुझे पता नहीं ये डीएक्सएन का क्या प्रोडक्ट है, क्या ताकत है। अब आप अपने आप को भी कम आंकना वहां पे, मतलब थोड़ा सा नीचे जाना, उनके लेवल पे जाना। मैं तो अभी ज्वाइन किया है, लेकिन ये चाय वो मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड की मम्मी को देना शुरू किया। अब वो चाय पिछले 2 महीने से पी रही है, और आज वो इतना महसूस कर, उनका एसिडिटी का जो समस्या था, वो पिछले 10 साल से एंटासिड या दवाइयां खा रही थी, सिर्फ 2 महीने का चाय पी रही है, अल्कलाइन टी, ब्लैक टी पी रही है, उनका दवा ही बंद हो गया। चाय एसिडिटी का मेडिसिन नहीं खाना है। तो आपने किसका उदाहरण दिया? तीसरा उदाहरण दिया, थर्ड पार्टी। उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी सोल्यूशन। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो वो थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि आपने तीसरा उदाहरण दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन किसी के जीवन में चाय की वजह से बदलाव आया है। अगर दिखाने के लिए तो दिखाओ, अगर वीडियो शेयर करने के लिए वीडियो शेयर करो। तो ये बातें होती है दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी। सामने वाला आपको शायद होता है कि आपका इनकम कितना आता है, आप कितना कमा लेते हो, आपका क्या अचीवमेंट हुआ है, ऐसे भी सवाल आपको पूछता है प्रॉस्पेक्ट। यस और नो? आप क्या कर रहे हो मुझे बताइए, आप क्या स्टेटस क्या है, आपने क्या क्या अचीव किया अभी तक इस इंडस्ट्री में आने के बाद। वहां पर आपको ये थर्ड पार्टी वाला सोल्यूशन दिखाना चाहिए। तुरंत आपको याद आना चाहिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं। अब मान लीजिए हाउस वाइफ के सामने बैठे हैं, तो वहां पर आप किसी डॉक्टर का एग्जाम्पल मत बताइए। सॉरी, बैठे कहां पर है? हाउस वाइफ के सामने। टेस्टिमोनियल किसका दे रहे हो? सक्सेस स्टोरी डॉक्टर का। नहीं चलता, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब हाउस वाइफ के सामने बैठे हैं, तो टेस्टिमोनियल भी हाउस वाइफ का होना चाहिए। मैं एक ऐसी हाउस वाइफ को जानता हूं जो घर भी चला रही है, बच्चों का भी देखभाल कर रही है, लेकिन आज महीने का इनकम 50,000 ले रही है, या महीने का इनकम 1 लाख कर रही है। तो ये उदाहरण के तौर पर चला जाता है। जब उदाहरण के तौर पर चला जाता है, एक थर्ड पार्टी हो जाता है, तो वो हाउस वाइफ के अंदर भी एक प्रेरणा आ जाती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। एक स्टूडेंट के सामने बैठे हो, और वहां पर जाकर आप किसी एक ऐसे इंसान का, एक हाउस वाइफ का उदाहरण देकर फायदा नहीं है। सोचिए एक स्टूडेंट बैठा है और आप किसी एक लेडी का उदाहरण देते तो फायदा नहीं है। वहां पर आपको एक स्टूडेंट का ही उदाहरण देना चाहिए। मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। ये सर नो हमारे पास भी है ना, आपके भी टीम में होंगे, कई जगहों पे होंगे। अगर आप बिहार में है तो आपको पता है, कुंदन है, रोशन है, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने शादी से पहले गाड़ियां ली है। मेरे टीम में भी 3 लोगों ने शादी से पहले गाड़ियां ली, मतलब दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, शादी से पहले खुद की कार। तो वहां पे थर्ड पार्टी यूज हो जाता है। जब वो स्टूडेंट से बात करो, तो आप भी बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, वो तो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते इस इंडस्ट्री में आ गए, और वो इंडस्ट्री में आने के पश्चात अभी उनके पास इस तरीके से उपलब्धि है। ये बात आप जरूर रख सकते हैं। ये सर नो। और मैं भी अभी उसी रास्ते से, अब आपके बारे में बोल रहा हूँ, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ, और आगे इसी के साथ मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी इस तरीके के आप हैंडल कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद है ना सर, आपका प्रोस्पेक्ट 4 तरह का होता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। 4 प्रोस्पेक्ट आपके सामने, मैं इसको बोलता हूँ। वो 4 प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं। उसको थोड़ा सा बताने पहले मैं आपको एक मेरा उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, एक स्टोरी के बारे में बताता हूँ। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे उदाहरण भी हुए हैं, जो एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बताता हूँ तो शायद आप उसको रिलेट कर पाओगे पूरे प्रेजेंटेशन को। तो एक उदाहरण मेरे लाइफ के अंदर हुआ था। जब मैं
जब मैं, मेरी लाइफ का उदाहरण है और मैं इसको क्यों बताता हूँ कि सेलिंग स्किल के अंदर प्रॉपर तरीके से आप इसको बिठा सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, फिल फेल फाउंड टेक्निक इस्तेमाल करनी है, आंसर द क्वेश्चन का टेम्पलेट इस्तेमाल करना है और फिर थर्ड पार्टी उदाहरण देना है, ये सारा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जगह पे ये कनेक्ट आपको जरूर कर पाओगे। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं जब पुणे से मुंबई गया था, उस समय पे मैं डीएक्सएन के अंदर सिर्फ स्टार एजेंट था, मेरा कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक बाइक थी। और बाइक से मैं जब पुणे गया था तो पुणे से मुंबई गया था, मुंबई के जगह पर मैं नो एंट्री में पकड़ा गया। नो एंट्री के बाद पुलिस हवलदार ने मुझे पूछा, ट्रैफिक हवलदार ने, कि तुम्हारा लाइसेंस दे दो। लाइसेंस उसने अपने जेब में रखा और बोला 200 रुपया निकाल। अब 200 रुपया निकाल बोला तो मेरे जेब में 100 रुपीज था। उस समय पे मैं डीआरडीओ में भी था, रक्षा मंत्रालय वाला जॉब था। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज को नहीं हाथ लगाया, मैंने मेरा कार्ड को हाथ लगाया, आइडेंटिटी कार्ड। और मैंने बोला सर मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं है, प्लीज मुझे कैसे जाना है आप मुझे बताइए। तो मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए मैं नो एंट्री में आ गया, पहली बार आया हूँ, ऐसा बोलकर कार्ड दे दिया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड देखकर भी बोला कि गवर्नमेंट का लोग होकर ही आप अगर नियम तोड़ते हो तो आपको डबल चार्ज करना चाहिए। वो कार्ड में उसने मुझे वापस दिया और बोला कि कम से कम 100 रुपया निकाल। चलो ठीक है 100 रुपया दे दो। और फिर मैंने 100 रुपए के लिए हाथ लगाया और बोला ये 100 रुपया सर लीजिए, लेकिन साहब ये 100 रुपया यानी 100 रुपीज में आप अपने जीवन में 100 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ, सीधा बोला था मैंने, सर मैं ये 100 रुपया देता हूँ लेकिन पैसे में आप गिन ही नहीं सकते ऐसी की इंफॉर्मेशन आपको दूं तो चलेगा। उसको बोलते हैं कि ऐसी शुरुआत दमदार, एक ऐसा लाइन होता है एक्साइटमेंट के साथ कि आप अपने लाइफ में पैसे में गिन ही नहीं सकते, ऐसी जानकारी मैं आपको दूं क्या। तो बोलना जल्दी बोल क्या है। तो फिर आ गया सवाल, आंसर द क्वेश्चन भी मैंने स्टार्ट किया। साहब आप ये जो ट्रैफिक में अभी अब मैं देख रहा हूँ आपको ये लाल और पीला जैकेट पहनते हैं, वो किस लिए पहनते हैं। तो बोला इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है, काला कपड़ा हो जाता है, तो हमें वो ट्रैफिक ये जो ऊपर से जैकेट पहनने के बाद हमारी व्हाइट शर्ट तो कम से कम अच्छे रहते हैं। उसने बोला ऐसा मेरा ये जैकेट की वजह से शर्ट का प्रिकॉशन हो जाता है। मैंने बोला सर कपड़ा काला होता है इसलिए आप जैकेट पहनते हो, मुझे एक सवाल पूछना है, अंदर से लंग्स यानी आपके फेफड़े कितने काले होते होंगे। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, अब आप बोलना थोड़ा सा रियलिटी, यानी इसको बोलते हैं एक फैक्ट को बारे में बात करना। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आजकल जितने भी लोग ट्रैफिक में रिटायर्ड हो रहे हैं ना, उनको लंग्स की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। आजकल जितने भी लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं ना, उनको सर्दी खांसी से ज्यादा उनको फिर आगे जाके ब्रोंकाइटिस या फिर साइनोसाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम या फिर लंग्स कैंसर तक भी लोग बढ़ रहे हैं, टीबी जैसी समस्याएं भी हो रही। तो बोला मुझे ही कंटिन्यू सर्दी रहती है। तो उस समय पे मेरे जेब में कॉफी भी था, 3-in-1 कॉफी का सैशे था, मैंने 3-in-1 कॉफी का सैशे हाथ में दिया, साहब इसको ट्राई करिए। अब वो कॉफी उसने जेब में रखा, 100 रुपया मेरे जेब में था, वैसे ही मैंने दिया ही नहीं, सिर्फ ऐसा रखा और फिर आप बात करना शुरू किया। अब वो उसने बोला कि चलो ठीक है। अब उस समय पे मैंने और एक बात हुई वहां पर कि मेरे पास है ना उस समय पे एक एल्बम था, उसको बोलते ना फोटो एल्बम जैसा था, फोल्डर फाइल था, उसके अंदर हमने कई फोटोग्राफ रखे हुए थे और फिर मैं एक के बाद एक उसको दिखा रहा था उसी समय पर। तो वो देखते चला गया और फिर लास्ट में वो एल्बम उसने मुझे वापस किया और बोला ये लड़का अच्छा काम करता है, इससे पैसा नहीं लेना चाहिए, तुम जाओ भैया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे भी टेस्टिमोनियल थे जो पहले का फोटो बाद का फोटो देखकर उसको भी थोड़ा सा लगा कि ये शायद सोशल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे इसका पैसा नहीं लेना। उसने सीधा बोला मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगा, अब जाओ। अब वहां पर तुरंत मैंने बोला सर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं साहब को, मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन सर कल आप यहीं से फिर से खड़ा रहने वाले, आप अपनी ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो फिर उसने वो मेरा फोल्डर फाइल हाथ में लिया, मेरे को पकड़ा, एक काम करो चलो मेरे साथ, और फिर मुझे डायरेक्टली पीएसआई के सामने बिठाकर बोला कि ये लड़का ट्रैफिक नो एंट्री में फंसा हुआ था और कुछ अच्छा बोल रहा है, लेकिन जो भी बोल रहा है जादव साहब ये अच्छा बात कर रहा है। जादव साहब के सामने बैठा, अभी देखिए बाहर ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ा, उसने चार्ज किया, उसने बोला और फिर मैंने उसको कुछ अच्छा बताया, उसको जानकारी, एक्साइटमेंट था, बहुत एक्साइटमेंट था। और फिर उसने बोला एक काम करके चलो पीएसआई, और पीएसआई के सामने जादव साहब के सामने बिठा दी। जादव साहब सामने बैठा था, तो उसी समय पर जादव साहब बोल रहे थे कि ये जो तू बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कम से कम क्या लूं। तो मैंने बोला चाय से शुरू करो। तो उन्होंने डायरेक्टली चाय लिया और उस समय पे हमारे पास छोटा भी चाय था, तो उन्होंने चाय का पैसा भी दिया और मुझे वहां से निकलने का मौका भी मिला। मैं पैसा नहीं दिया, उन्होंने मेरा चाय भी परचेस कर लिया। ये सिचुएशन हैंडल हो गई, बाहर आ गया ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक जो पीएसआई ऑफिस से बाहर आया। बाहर आने के बाद एक ड्राइवर ने मुझे टोका जो कि उस क्रेन का ड्राइवर था। उसने मुझे बोला क्या कि आप क्या करते हैं।
तो बोला मैंने बोला आप क्या करते हो? मैं तो जो आप गाड़ी देखा था ना, उस गाड़ी के पीछे आपने आया, तो उसी गाड़ी का मैं क्रेन का ड्राइवर हूँ। अच्छा, क्रेन के ड्राइवर, ओके। तो मैंने बोला शायद मुंबई में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अच्छा कौशल्य, बहुत अच्छा स्किल ड्राइवर है, लेकिन सामने वाला गलत तरीके से आ जाए तो कुछ हो भी सकता है। अगर गलती से कुछ हो जाए तो पैसा आने का दूसरा कौन सा मार्ग है? तो बोला नहीं है। और फिर दूसरा एक ईगो को हैंडल करने वाला प्रश्न होता है, यहाँ पे कितने लोगों को जानते हो? उसका नाम प्रमोद था। प्रमोद, तुम यहाँ इस एरिया में कितने लोगों को, पुलिस के एरिया में कितना लोगों को जानते हो? बोलता है मेरा बचपन ही पुलिस कॉलोनी में हुआ है, तो सारे पुलिस मेरे पहचान के। तो मैंने एक फॉर्म निकाला, देखिए ध्यान से सुनिए, फॉर्म के ऊपर मैंने स्पॉन्सर आईडी डाला, स्पॉन्सर नेम डाला, और पूरा फॉर्म भरकर उसके हाथ में दे दिया। ये भी गलतियां हम करते हैं दोस्तों, कई गलतियां होती है, फॉर्म ही नहीं रहता और हम हैंडल करते प्रॉस्पेक्ट को, हम भी हाथ में दे दिया। और फिर बोला ये फॉर्म तुम्हारे पास रखो, बाद में मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर और फिर एड्रेस दे दूंगा, ये फॉर्म वहां पे लेके जाना। मेरा साइन का फॉर्म मैंने उसके हाथ में दे दिया था। मैं वापस पुणे आया और फिर 3 दिन के बाद मुझे कॉल आता है जादव साहब का। जादव साहब बोल रहे सालुंके साहब, अब जो सालुंके था वो अभी साहब बन गया स्टार एजेंट में। वो जादव पीएसआई बोल रहे सालुंके साहब आपका चाय तो बहुत बेहतरीन है, मेरी मिसेस तो बोल रही यही चाय हम लाइफ टाइम पियेंगे, उसको एसिडिटी में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वो जो कैप्सूल वाला आरजीजीएल बोल रहे थे ना, वो मुझे चाहिए। क्या आप मुंबई कब आ रहे हो वापस? मैंने बोला सर कल ही मैं वापस पुणे रिटर्न आया हूँ, अब वापस कब आऊंगा, जल्दी नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करता हूँ कल दोपहर तक, या फिर मैं बोला आज शाम तक मैं कोशिश करता हूँ आप तक आरजीजीएल आ जाए। देखिए देखो कहाँ से कहाँ रिलेशन हो गया। और फिर जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था, सबमिशन मतलब फॉर्म का साइन करके दिया था, प्रमोद को फोन किया और प्रमोद को बोला अरे प्रमोद, तुम्हारे जो पीआईसी जादव साहब है ना, उनको आरजीजीएल चाहिए, और उसके बीच में कुछ 250 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा। शायद उसका एक दिन का जितना चार्जेस था वो गाड़ी चलाने का, उससे ज्यादा उसको आरजीजीएल से लगा उस समय पे। 2007 की बात है, 2007। और उसने तुरंत भाप लिया। अच्छा करना क्या है, एक काम करो, थाना में ये स्टॉक पॉइंट है, वहां पे जाओ, वहां पे फॉर्म सबमिट करो और एक आरजीजीएल का शीशा ले लो, ये बॉटल ले लो और जादव साहब को ला कर दो, 250 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट। अब जाएगा कि नहीं जाएगा प्रमोद? प्रमोद चला गया, 4 बजे तक बॉटल साहब के जेब टेबल पर आ गया। और फिर साहब फिर से कॉल कर रहे हैं, सालुंके साहब मान गए, मान ले, हमारा ही ड्राइवर से हमको ही प्रोडक्ट दिया। सर ये हैंडलिंग होता है, कस्टमर हैंडलिंग। धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद है ना, इतना एक्साइटमेंट होता है कि किसी भी तरह के प्रॉस्पेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं। प्लीज कभी भी आर्गुमेंट ना करें, एक्साइटमेंट के साथ रहे, और आपका एक ही मकसद होना चाहिए। आपके अंदर वो तड़मड़ बोलते, तड़मड़ का वर्ड क्या होता है हिंदी में, आप समझ लीजिए इसको, मतलब आपके अंदर वो एक अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एक अंदर से जुनून होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जानकारी देने का काम जरूर करूंगा। अब वो ले अथवा ना ले, वो जिम्मेदारी उनका है, कर सकते हैं। तैयारी के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। आज जो मैंने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, उसको आप प्रॉपर तरीके से आप आगे बढ़िए, तो आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं और आपका प्रॉस्पेक्ट आपके हाथ से ना जाए। ये जो कौशल्य का ट्रेनिंग है, इसको आप बार बार अगर सुनते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि अच्छा स्क्रिप्ट बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज जितनी भी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, समय बहुत इजाजत नहीं देता है, बात करने के लिए तो बहुत कुछ होता है अंदर, लेकिन कम समय में उसको डिलीवर करना जरूरी होता है। तो मैं ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहूंगा इस टॉपिक को। मैं आप सभी लोगों को शुभेच्छाएं देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक मकसद बनाइए दोस्तों। अगर सब कुछ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, अभी तो कुछ आपने ट्रेनिंग का कॉस्ट ही नहीं पे किया, आपने ना किसी कैंप में आए हैं, ना किसी लीडरशिप प्रोग्राम में आए, सिर्फ आपने कुछ जानकारी ली, स्क्रिप्टिंग किया। अब आपको जिम्मेदारी लीजिए अपना, अपने परिवार का, अपनी लाइफ का जिम्मेदारी लीजिए, और जो भी सामने आ जाए उसको उसको कनेक्ट करके जाइए, उसको अपना कन्वर्जन करके आगे बढ़िए। क्योंकि दुनिया 140 करोड़ का भारत ही है आपका सामने, तो क्यों बैठे हुए हैं किसी छोटे से कंफर्ट के अंदर? आगे बढ़िए दोस्तों। उसमें भी अगर कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट मिलता है, आप कितने भी बोलो, वो एक स्पिक कैटेगरी वाले लोग होते हैं। कुछ लोग बादाम वाले मिलेंगे, हाँ अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। कुछ लोग आपको शायद स्पीक वाले मिलते हैं। स्पीक मतलब क्या है? एक कंपनी ऐसी आई और उसने कम से कम 1 लाख या 1 करोड़ या 10,000 करोड़ का नुकसान, 10,000 नहीं होता है, 300 करोड़ का नुकसान करके चला गया। तो आपको क्या कर रहे हैं वो, और आपको नीचा दिखा रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है और ठगा कर चली जाती है। तो वो बंदा आपसे जुड़ता नहीं है, लेकिन उसका बातों में जहर होता है। मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो जहर घोलने वाले लोग होते हैं ना,
उनसे दूर रहिए, उनको हैंडल करने की कोशिश मत करिए। और फिर तीसरा आता है आपका किलवर, यानी जितने भी सवाल पूछेंगे वो और सवाल पूछते रहेंगे, तो आपको तैयार होना जरूरी है सवाल के साथ सवाल जवाब देने के लिए। और फिर अंतिम आता है चौकट, यानी डायमंड। आप अगर पत्ता खेलते हो तो आपको समझ में आ रहा हो, डायमंड, डायमंड का मतलब होता है आप एक बात बोलो वो आपको 10 बात बताएगा। आप बोलेंगे एक प्रॉब्लम, वो आपको 2 प्रॉब्लम बोलेगा। आप बोलेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो बोलेगा कितना करना है, क्या लेना है, इसको बताना है, और एक मेरे मौसी है उसको भी जानकारी देंगे। तो वो चौकट मतलब क्या, इतना सकारात्मक पर्सन है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, वो एक चौकट यानी एक डायमंड व्यक्ति तक जाने के लिए आपको फेड, आपको हार्ट, मतलब ये इंग्लिश में वर्ड होते हैं, तो आपको बादाम, आपको किलवर, आपको स्पीक, और उसके बाद चौकट, लास्ट एंड में मिलेगा आपको एक अच्छा डायमंड। वहां तक जरूर पहुंचना है, कभी भी नहीं रुकना है। किसी भी नकारात्मक लोगों की वजह से इंडस्ट्री के अंदर बदनाम कितने भी लोग फैलाए, तो भी अपने आप को हतोत्साहित मत होने देना, आगे बढ़ते रहना। दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने पूरा प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से सुना। शायद हो सकता है एक प्रेजेंटेशन आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए मेरी तरफ से कोशिश है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैनेजमेंट का मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी मौका दिया कि आज का ये प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। तो थैंक यू राहुल सर, थैंक यू ऑल मैनेजमेंट, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रेजेंटेशन था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक स्किल्स, ये ऐसा प्रेजेंटेशन है जो बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अक्सर जैसे प्रवीण जी कह रहे थे, अक्सर एवरीबडी ये गुजरता ही है और ये बहुत टफ, हमें लगता है कि बहुत आसान है, इसीलिए ये स्किल वाकई में अडॉप्ट करना पड़ता, सीखना पड़ता। और जैसे प्रवीण जी कह रहा था ना, ये ऐसा स्किल है जहां पे लोग ज्वाइन करने से पहले ही हार मान लेते हैं, या फिर ज्वाइन करने के बाद भी वो आगे 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 वो कुछ करते नहीं है, बिकॉज वो वहीं पे नेगेटिव हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये चीज आपको सीखना है, डेवलप करना है, और उसको वो बात करने का जो है ना, जो कभी कभी मुझे ये भी बताना है कि जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। अगर आप न्यू कमर है, नया पर्सन है, वो जल्दबाजी मत करिएगा। लर्न, वो स्किल को आप आराम से सीखिए, उसके बाद उसको हैंडल करेगा। सो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारा चीज और भी बोल सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं इसके बारे में, अलग अलग ऑब्जेक्शंस होते हैं ना सर। एग्जैक्टली। बिकॉज हम लोग वापस आएंगे इस टॉपिक के साथ, मे बी नेक्स्ट मंथ, उसमें और भी ज्यादा ऑब्जेक्शंस, मे बी कुछ नोट करके रखूंगा, प्रवीण जी भी कुछ नोट करके रखेंगे, और विल कम विद मोर, और क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है ऐसा नेटवर्क कर, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं, तो हम उसे कैसे हैंडल करना वो भी हम लेके आएंगे। सो वंस अगेन प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन तरीके से ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो प्रेजेंटेशन आपने जो लिया है, बहुत थैंक यू वेरी मच। और आज जो है सेशंस बहुत कुछ है। आज वी हैव 20 इयर्स सेलिब्रेशन ऑफ हमारा एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर कबीर डिंगरा का सेलिब्रेशन, एक छोटा सेलिब्रेशन भी रहेंगे, वो मेरे ख्याल से 1:30 बजे या फिर 2 बजे के आसपास रहेंगे, वो भी अटेंड करेगा। और मेन जो है 3 बजे आज हमारा नया लॉन्चिंग है, एक नया सेगमेंट, नया प्रोडक्ट, जो सभी, देखो प्रवीण जी भी मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज सभी वेट कर रहे हैं इस नया सेगमेंट। ये भी 4 करोड़ 5 करोड़ का सेल्स लेके आ सकता है, ऐसा सेगमेंट है। सो मिस मत करिएगा। सारे पार्टिसिपेंट से बोलूंगा, आप कबीर जी का जो एक 20 साल का सेलिब्रेशन भी है, और 3 बजे वेरी इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्चिंग। सो मिलेंगे वापस 3 बजे, फिर कल 12 बजे इसी वक्त वापस रहेंगे। कबीर जी जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट के लिए एक टॉपिक रहेगा, द 3 रिक्वायरमेंट्स, जो 3 जरूरतमंद चीज, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये जो हम डीएक्शन में जो हर बार बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इस टॉपिक को लेके हमारा एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड फ्रॉम दिल्ली मिस्टर कबीर डिंगरा रहेंगे कल 12 बजे, मिस मत करेगा। ये सारे तीनों सेक्शंस, एक तो हो गया कबीर जी का सेलिब्रेशंस, अभी एक आधा घंटे के अंदर रहेगा, फिर 3 बजे हमारा लॉन्चिंग, और कल 12 बजे सेम ट्रेनिंग सेशन फॉर प्रोस्पेक्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, 1 सेकंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू।